Hello friends, welcome to Tale Times. Let's begin our story Rebirth for My Love, episode 11. सियाजी श्रेया के पास जाके उसकी नज़र उतरती है और कहती है, आप आज बेहद खूबसूरत लग रही हो, तुमको किसी की नज़र न लगे। नेहा जी भी सियाजी के बात से सहमत होते हुए कहती है, हाँ आज तो श्रेया बेटा आप सच में बेहद सुंदर लग रही हो। इतना कहकर नेहा जी अपने आंखों को काजल निकालकर श्रेया को नज़र का टीका लगा देती है। श्रेया उन दोनों के जी खुद को खूबसूरत लग रही हो कहने पर वो उनसे अपने क्यूट से फेस के साथ कहती है, मॉम और नेहा माँ मतलब मैं पहले अच्छी नहीं दिखती थी आज ही सुंदर दिख रही हो। श्रेया का इतना ही कहना था कि सिया जी और नेहा जी दोनों ही उससे कहते हैं, अरे हमारे कहने का वो मतलब नहीं था, आप तो रोज ही खूबसूरत दिखती हो पर आज रोज से अलग हो। उनकी बात पर श्रेया कहती है, अच्छा ऐसा है तो ठीक है फिर। नेहा जी और सिया जी दोनों के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और श्रेया के भी। तभी खुशी कहती है, भाभी आप बेहद खूबसूरत लग रहे हो, देखना आज तो भाई की नज़र जी आपसे हटने से रही। उसकी बात पर श्रेया शर्मा जाती है, शर्म के मारे उसके फल लाल हो जाते हैं। थोड़ी देर इस बड़ी ही बातें करने के बाद खुशी, नेहा जी और सिया जी वहां से नीचे चली जाती हैं। शिव मेहरा विला में एंटर होने के बाद सभी के पैर छूकर सबका आशीर्वाद लेता है और फिर हाल में बैठ जाता है। नाश्ता होने के बाद शिव के दादाजी बोलते हैं कि ये अच्छा मुहूर्त है, रिंग एक्सचेंज करने का और मुगनी का तो शुरू करते हैं। उनकी बात पर सब सहमत हो जाते हैं। शिव और श्रेया की शादी हिंदू रीति रिवाज अनुसार होने वाली थी। सब लोग अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं। लिविंग रूम के बीचों बीच सेंटर से सटा हुआ एक प्यारा सा स्टेज बनाया गया था। स्टेज बेहद ही खूबसूरती से डेकोरेट किया गया था। शिव उसके भाई और असिस्टेंट कम फ्रेंड राघव के साथ साइड में खड़ा था। राहुल किसी वजह से आज शिव की सगाई में शामिल नहीं हो पाया था। सिया जी आदित्य को श्रेया को लाने के लिए बोलती है। आदित्य के साथ खुशी भी अपनी भाभी को लाने चली जाती है। आदित्य और खुशी के साथ श्रेया नीचे की तरफ बढ़ रही थी। श्रेया की सीढ़ियों से नीचे उतर ही रही थी कि तभी रोहन सॉन्ग प्ले करता है। मैनू इश्क लगा मेरे माहिदा, इश्क विच रब खद है ये रंग है इश्क इलाहीदा। मैनू इश्क लगा मेरे माहिदा ये रंग है इश्क इलाहीदा। मैनू इश्क लगा मेरे माहिदा। श्रेया सीढ़ियों से धीरे धीरे नीचे उतर रही थी। इस वक्त उसकी नज़रें नीचे झुकी हुई थी। उसने अपनी पलकें उठा के एक बार भी सामने का नज़ारा नहीं देखा। वाशे आगे बढ़ रही थी, उसके एक साइड आदित्य और दूसरी साइड खुशी चल रही थी। जदों सोने माहिदा दीदार हो गया हो जदों सोने माहिदा दीदार हो गया। सच्ची मुच्ची रब्बा मैनू प्यार हो गया बेशुमार हो गया। सच्ची मुच्ची रब्बा मैनू प्यार हो गया बेशुमार हो गया। चलते चलते श्रेया अब हॉल के बीचों बीच आ गई थी। शिव आगे बढ़कर श्रेया की तरफ जाकर अपना हाथ आगे बढ़ा देता है। आज शिव की नज़रें श्रेया से हट ही नहीं रही थी। उसने जब से श्रेया को सिफियों से नीचे उतरता देखा था तब से एक पल के लिए भी उसकी नज़र श्रेया के चेहरे से हटी नहीं थी। शिव के हाथ आगे बढ़ने से श्रेया अपनी नज़रें उठकर ऊपर देखती है तो उसकी नज़र शिव के नज़रों से टकरा जाती है। शिव की आंखों में उसे अपने लिए बेशुमार प्यार दिखाई देता है। दोनों की नज़र एक दूसरे से मिलने के बाद दोनों ही एक दूसरे को एकटक देखते हैं। दोनों की ही धड़कनें साथ साथ धड़क रही थी। श्रेया शिव के आंखों में देखते हुए ही अपना हाथ आगे करके शिव के हाथों में देती है। दोनों अब एक साथ आगे बढ़ते हैं। हंसी इन चूड़ी विच पाए रब ने, सारी दुनिया दे गम भुलाए रब ने, -2 पल पल संबनिया ना जान खुशियां, साड़ी जिंदगी दे राह रोशनाए रब ने। किन्ना सोना सोना हो, किन्ना सोना सोना संसार हो गया। सच्ची मुच्ची रब्बा मैनू प्यार हो गया बेशुमार हो गया। शिव चलते चलते श्रेया के कान में धीरे से कहता है, जान आज आप बेहद खूबसूरत लग रही हो, पता है आप आज मेरे इस दिल पर कयामत ढा रही हो। श्रेया शिव की बातें सुनकर शर्मा जाती है। उसके गालों पर लाली छा जाती है जिससे वो और भी खूबसूरत लग रही थी। श्रेया शिव से कहती है, आप भी कुछ कम नहीं लग रहे हो, आप आज बेहद हैंडसम लग रहे हो। शिव के चेहरे पर अपनी जान से तारीफ सुने के बाद एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है। असी दर दर जाके जो दुआ मां मांगियो रब्बा प्यार दिता उम्रा वादे लंबियो, -2 तेनू एक फरियाद साडे लादे हक चखोलोवी तेरी रोज दे विच गईया एक रूहा रंगियो। ऐसे इश्क ते इन्ना हो, ऐसे इश्क ते इन्ना एतवार हो गया।
सच्ची मुच्ची रब्बा मैनू प्यार हो गया बेशुमार हो गया। उन दोनों को सब लोग नोटिस कर रहे थे, दोनों ही एक साथ बेहद अच्छे लग रहे थे। शिव श्रेया को लेके हॉल के बीचों बीच बनाए हुए खूबसूरत स्टेज पर लेकर आता है। रिंग एक्सचेंज करने का मुहूर्त हो चुका था, इसलिए शिव के दादा दोनों को एक दूसरे को रिंग पहनाने को कहते हैं। खुशी अपने हाथों में सजाई हुई थाल लेकर आती ही जिसमें रिंग रखी हुई थी। शिव उसमें से एक रिंग अपने हाथ में लेता है और दूसरे हाथ में श्रेया का हाथ पकड़ता है। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। दोनों की आंखों में सिर्फ प्यार ही था, उसके अलावा और किसी भी चीज के लिए जगह ही नहीं थी। शिव अपने चेहरे पर स्माइल लिए हुए श्रेया को रिंग पहनता है। रिंग पहनाते ही सब क्लैपिंग करते हैं और जोर से हूटिंग करते हैं। इसके बाद श्रेया की बारी थी शिव को रिंग पहनाने की। श्रेया अपने हाथ में रिंग लेती है और शिव के हाथ में रिंग पहनाती है। सब उन पर फूलों की बारिश करते हैं। उसी के साथ पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट और हूटिंग से गूंज उठता है। श्रेया और शिव के चेहरे पर प्यारी सी स्माइल थी। दोनों ही प्यार से एक दूसरे को देख रहे थे। साथ में दोनों ने एक साथ ढेर सारी फोटोज क्लिक की थी, साथ में फैमिली के साथ भी। आज श्रेया का बर्थडे भी था और शिव और श्रेया की सगाई भी। आदित्य अपने साथ एक बड़ा सा केक लेके आता है। वो केक चॉकलेट फ्लेवर का था जो कि श्रेया का फेवरेट था। वो उन दोनों को साथ में केक कट करने को कहता है। श्रेया और शिव दोनों ही साथ में केक कट कर देते हैं। बैकग्राउंड में हैप्पी बर्थडे और कंग्रेचुलेशन सॉन्ग बज रहा था। केक कट करने के बाद दोनों ही एक दूसरे को केक खिलाते हैं और फिर सभी फैमिली मेंबर्स को। इसके बाद श्रेया के मॉम और डैड शिव को टिका लगाकर उसका मुंह मीठा करके उसे काफी सारे गिफ्ट्स और शगुन में पैसे देते हैं। बाद में नेहा जी श्रेया को रेड वोट की चुनरी ओढ़ती हैं, उसे तिलक लगाती हैं और फिर श्रेया के गोद में 5 प्रकार के मेवे के साथ एक श्रीफल और शगुन के पैसे रखती हैं। उसके बाद वो श्रेया को मिठाई खिलती हैं। फिर वो शिव और श्रेया दोनों के सर पर हाथ रखती हैं। इसके बाद दोनों ही मंदिर में जाके भगवान का आशीर्वाद लेके अपने पास के 5 मेवे और मिठाई अपनी पानी मोम की गोद में खाली करते हैं। दोनों ही घर के सभी बड़ों के साथ में पैर छूकर आशीर्वाद ले लेते हैं। ऐसे ही उन लोगों की सगाई एकदम सादे तरीके से कुछ रिश्तेदारों की मौजूदगी में हो गई थी। सभी बड़े लिविंग रूम में बैठकर बातें कर रहे थे और यंग जनरेशन उन्हीं से थोड़ा दूर बैठकर बातें कर रही थी। श्रेया इस वक्त खुशी के साथ अपने कमरे में थी। दोनों ही वहां पर बातें कर रहे थे। तभी वहां पर शिव आ जाता है। उसे देखकर खुशी वहां से चली जाती है क्योंकि उसको पता था इसके भाई को भाभी से अकेले में कुछ टाइम स्पेंड करना था, इसलिए वो अपने भाई को टीच करते हुए वहां से चली जाती है। शिव खुशी के वहां से जाने के बाद रूम का डोर बंद लॉक करता है और श्रेया की तरफ बढ़ता है। श्रेया शिव की तरफ पीठ करके खड़ी थी। शिव श्रेया के पास जाके पीछे से उसको हग कर लेता है और अपनी चीन श्रेया के शोल्डर पर टिका देता है। श्रेया के नेक पर किस करते हुए उसके कान तक अपने लिप ले जाता है। उसके एलॉब को हल्का सा काट लेता है जिससे श्रेया के मुंह से हल्की सी सिसकारी निकलती है। शिव अपना हाथ श्रेया के खुले पेट पर ले जाता है और उसके पेट को सहलाने लगता है और श्रेया के कान को किस करके उससे कहता है, जान आज मैं बेहद खुश हूँ। आज हम फाइनली एंगेज्ड हो गए। हमारे रिश्ते को जल्द ही एक नाम मिलने वाला है। आप सिर्फ और सिर्फ मेरी होगी। आई लव यू जान। श्रेया जो शिव के टच से पिफल रही थी, उसकी धड़कने बाज रही थी जिसको शिव अच्छे से सुन पा रहा था। उसका भी हाल कुछ वैसा ही था। श्रेया शिव की तरफ पलट पर उसके सीने में सोना चेहरा छुपाकर उसको हग करके कहती है, आई लव यू टू। मैं भी आज बेहद खुश हूँ। दोनों ही काफी समय से एक दूसरे को हग करके खड़े थे। कब उन दोनों के लिप एक दूसरे से मिल गए ये उन दोनों को ही पता नहीं चला। शिव और श्रेया दोनों ही एक दूसरे को पैशनेटली किस कर रहे थे। दोनों आगे बढ़ते उससे पहले डोर नॉक होता है जिससे दोनों ही न चाहते हुए भी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। शिव श्रेया का चेहरा और बाल सही करता है, फिर खुद को सही करके वो डोर ओपन करने चला जाता है। उसके पीछे श्रेया भी डोर की तरफ बढ़ती है। शिव डोर ओपन करता है। उसके डोर ओपन करते ही रूम में 5 लोग शिव को साइड करके एंटर करते हैं। उसमें से एक जन शिव के पीछे खड़ी श्रेया का हाथ पकड़कर उसको बेड पर बिठा देता है और खुद भी उसके पास बैठ जाता है और बाकी के 4 लोग श्रेया के आसपास बेड पर बैठ जाते हैं। शिव उन सब की तरह घूर कर देखता है पर उन लोगों पर उसके इस तरह के देखने का कोई असर नहीं होता। शिव डोर क्लोज करने ही वाला होता है कि तभी राघव कमरे में एंटर करता है।
उसके हाथ में खाने का सामान था और उसके पीछे जो सर्वेंट थे उन लोगों के हाथ में भी खाने का सामान था। शिव डोर वैसे ही ओपन छोड़कर अंदर आकर बेड के सामने लगे सोफे पे बैठकर उन 5 लोगों को गुड़ने लगता है, जिनके कारण उसके रोमांटिक मूड की बैंड बाजी थी। पर उन 5 को तो शिव से कुछ लेना देना ही नहीं था। वो लोग श्रेया से बातें करने में बिजी थी। उनने शिव की पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था, जैसे वो वहां पर हैं ही नहीं, जिससे शिव को उन 5 पर बेहद गुस्सा आ रहा था। राघव ने भी उन लोगों के ज्वाइन कर लिया था। शिव बेचारा अकेला ही सामने के सोफे पे बैठकर उन सबको गुर रहा था। उड़ा तक कि उसकी प्यारी जान ने भी उसको इग्नोर करके उन सब से बातों में बिजी हो गई थी। शिव से रहा नहीं गया, वो आगे बढ़कर श्रेया का हाथ पकड़कर उसको वहां से सोफे पर बिठाता है और खुद उसके पास बैठ जाता है। सब लोग अपनी आंखें बड़े करके उसको ही देख रहे थे। आदित्य से रहा नहीं गया तो वो शिव से कहता है, ये क्या बात हुई शिव, तुम इसे कैसे गुड़िया को तरह से उठाकर अपने पास लेके जा सकते हो, हम बातें कर रहे थे ना। उसकी बात पर हामी भरते हुए रोहन, विकी और वेदांत भी उसकी बातों में हाँ मिलते हुए कहते हैं, भाई इट्स नॉट फेयर, आदि भाई सही कह रहे हैं। आप इतने वक्त भाभी के साथ थे न, अब जब हम उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो आप ऐसा कैसे कर सकते हो। उन सब की बात पर शिव उनकी तरफ अपनी तीखी नज़रों से देखता है और अपनी डरावनी आवाज में करता है तो मैंने कब तुम सबको बातें करने से मना किया है। करो ना बातें, श्रेया को भूख लगी है, इसलिए मैं उसको खाना खिलाने के लिए ये के आया हूँ। उसकी बात पर सब एक दूसरे को देखते हैं और अपना सर नहीं हिलाकर वो भी उनके पास जाके बैठ जाते हैं और सब लोग खाना खाने लगते हैं। आखिर भाई उनको भी तो भूख लगी थी। आदित्य शिव के पास बैठकर उससे कहता है, यू वेरी चालक ब्रो। शिव आदित्य की बात सुनकर उसकी तरफ एक नज़र देखकर अपने हाथों से श्रेया को खिलाने लगता है। उसको इसे करते देख श्रेया के गाल शर्म से लाल हो जाते हैं। श्रेया अपनी नज़रें झुकाकर शिव के हाथों से खाना खाने लगती हैं। बाकी के सारे जो कब से उन दोनों कपल को ही देख रहे थे वो जोर से हूटिंग करने लगते हैं। शिव को उन लोगों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वो प्यार से कभी श्रेया को खिलता और फिर खुद खाता। उनको ऐसे देखकर रोहन कहता है, भाई आपको शर्म नहीं आती, आप मेरे जैसे छोटे बच्चे के सामने ऐसा भाभी के साथ लवी डूबी कैसे हो सकते हो। इतना कहकर वो अपना चेहरा मासूम सा बना देता है। वही शिव उसकी बात सुनकर उसको कटोरे नज़र से देखते हुए कहता है, क्या कहा तुमने, एक बार फिर से कहो। रोहन अपनी भाई की कठोर नज़रें खुद पर महसूस करके पहले तो डर जाता है, पर अपने चेहरे से अपना डर नहीं शो करता। पर जब वो अपने भाई की डरावनी आवाज़ सुनता है तो वो अपना थूक निगल कर अपनी भाई की तरफ देखकर कहता है, कहा भाई मैं कुछ भी नहीं कह रहा था, आप भाभी को खाना खिलाओ ना। इतना कहकर वो वहां से उठता है और रूम से बाहर जाते हुए कहता है, वो मुझे डैड ने कुछ काम सौंपा था, वो मैं भूल गया था, अभी याद आया तो चलता हूँ। इतना कहकर रोहन उस रूम से ऐसे भागता है जैसे उसके पीछे पागल कुत्ता पड़ा है। उसे इस रूम से जाते देख सब खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक पाते हैं। वेदांत कहता है, बागोड़ा कहीं का। रोहन कमरे से बाहर आकर अपनी बढ़ती सांसों को कंट्रोल करते हुए अपने दिल पर हाथ रखकर खुद से ही कहता है, आज तो बाल बाल बच गया, फिर से भाई को नहीं छेड़ूंगा। इतना कहकर वो वहां से नीचे बड़े लोगों के बीच बैठ जाता है। सब लोग खाना खाने के बाद नीचे लिविंग रूम में आ जाते हैं और वही सोफे पे बैठ जाते हैं। सब थोड़ी देर बातें करते हैं। थोड़ी देर बाद सिंघानिया फैमिली वहां से चली जाती है। अब लिविंग रूम में बस श्रेया, उसकी मॉम, डैड और भाई ही थे। श्रेया के डैड अपनी बेटी के सर पर हाथ रख देते हैं और उससे कहता है, बच्चा कल से शादी के फंक्शन शुरू हो जाएंगे, आज आप बेहद थक गई होगी, जाओ अब आराम करो। श्रेया अपने डैड से गले लगती है और अपना सरहा में हिलाती है। आदित्य भी उन दोनों को पीछे से हग करता है। रणविजय जी उसके सर पर भी हाथ रख देते हैं। वही सिया जी जो उन तीनों को अपने आंखों में बड़ी मुस्कान लिए देख रही थी, उनकी तरफ देखकर रणविजय जी उनको भी अपने पास बुलाती हैं। सिया जी उनके पास आती हैं तो चारों एक दूसरे को हग कर लेते हैं। उसके बाद सब अपने अपने रूम में चला जाते हैं। दूसरी तरफ शकीरा जो राजस्थान में अपने महाराज विकराल को ढूंढ रहा था, वहां पर उसको कुछ भी नहीं मिलता तो वो वहां से राजस्थान के आसपास विकराल को ढूंढने का सोचता है। आखिर में वो फिर से राजस्थान से बाहर जाते समय प्रताप हवेली के ऊपर से जा रहा था, तब उसको फिर से वहां पर से एक अजीब सी गंध आई। इसलिए वो प्रताप हवेली के छत पर रुक जाता है। वो प्रताप हवेली में एंटर करता है तो उसको वो पूरी फैमिली खाली नजर आती है, पर उसमें कोई कुछ दिन पहले तक रहता था,
इसके बारे में उसको पता चल गया। वो उस गंध का पीछा करते हुए एक कमरे के सामने आकर रुकता है जहां से वो गंध आ रही थी। शकीरा समझ जाता है इस कमरे से ही वो गंध आ रही है, इसलिए वो एक जाती से उस रूम को खोलकर उसमें एंटर करता है। एंटर करते ही अब तक जो उसको गंध आ रही थी वो तीव्र हो जाती है। शकीरा उस पूरे रूम को अच्छे से चेक करता है। रूम पूरा खाली था। रूम में फर्नीचर के अलावा कुछ नहीं था। शकीरा उस रूम का हर एक कोना चेक करता है पर उसे वहां कुछ भी नहीं मिलता। तो वो थक हार कर उस रूम से बाहर निकलने ही वाला था कि उसकी नज़र बेड के ऊपर लगे हुए बेड से फोटो फ्रेम पर गई। उस फोटो को देखकर शकीरा की नज़र जैसे उस फोटो पर टिक से गई थी। उसके आंखों में एक अजीब सी चमक दिखने लगी थी। वो आगे बढ़कर उस फोटो को अच्छे से देखने ही वाला था कि उसे किसी के कदमों की आवाज़ उस रूम की तरफ आती हुई सुनाई दी, जिससे वो इस रूम में ही एक जगह पर छुप गया जिससे कोई भी उसको देख न पाए। उस रूम का डोर ओपन करके उस रूम में प्रताप हवेली का एक सर्वेंट एंटर करता है। वो सर्वेंट हर रोज इस रूम को साफ करता था। उसकी स्ट्रिक्ट ऑर्डर मिले थे अपने मालिक से, छोटे मालिक का कमरा वो कमरे हो या ना हो ही रोज साफ होना चाहिए। इसलिए वो रूम की सफाई करने आया था। सफाई करते करते वो बेड के साइड टेबल को साफ कर रहा था, तब वो वहां पर रखी अपने छोटे मालिक की फोटो को अपने हाथ में लेके उसको साफ करते हुए खुद में ही बड़बड़ता है। छोटे मालिक देखने में कितने हैंडसम हैं, साथ में उनके पास क्या कुछ नहीं है। वो इस हवेली के एक लौटे वृक्ष हैं, साथ में पूरी प्रताप परिवार के प्रॉपर्टी के एक लौटे वारिश हैं। पर क्या फायदा, वो तो 10 साल पहले हुए एक एक्सीडेंट से कोमा में गए हैं कि अभी तक उठे ही नहीं। अब कुछ दिनों पहले उनके होश में आने के कुछ लक्षण दिखे ही थे कि पता नहीं कैसे उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई और उनको ये से मुंबई शिफ्ट होना पड़ा। पता नहीं वो ठीक हो भी पाएंगे या नहीं, भगवान ही जाने। पर मैं कि ये सब सोच रहा हूँ, मुझे जल्द से जल्द अपना काम खत्म करना है। इतना कहकर वो सर्वेंट उस रूम को अच्छे से क्लीन करके उस रूम का गेट बंद करके वहां से चला जाता है। उसके जाने के तुरंत बाद शकीरा बाहर आता है। इस वक्त उसके चेहरे के एक्सप्रेशन कुछ अजीब से ही थे। उसने उस सर्वेंट की सारी बातें सुन ली थी, जिसके मुताबिक उसको ये पता चला गया था बेड के ऊपर जिस इंसान की तस्वीर है वो 10 साल से कोमा में है और अभी कुछ दिन पहले उसके हालत में सुधार आने लगे थे, पर अचानक उसकी तबीयत खराब होने के कारण उसको ये से मुंबई शिफ्ट किया गया है। शकीरा उस फोटो को तरफ एकटक देखता है। उसे ऐसा लगता है उस फोटो में जो इंसान है उसकी आंखें उसको कुछ जानी पहचानी लगती हैं और वो आंखें उससे कुछ कहना चाहती हैं, पर क्या ये उसको समझ नहीं आता। और उसको ये भी समझ नहीं आता उसको ऐसे क्या लग रहा है वो आंखें उससे कुछ कहना चाहती हैं, भला किसी की तस्वीर कैसे कुछ कह सकती हैं। उसी के साथ उसको ये बात भी ज़रा अजीब लगती है कि वो जब इस कमरे से बाहर जा ही रहा था तब उसकी नज़र जब इस फोटो फ्रेम पर गई तो उसके आंखों में अजीब से चमक क्या आई। वो इसी सारी उदित दून में था, उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। शकीरा एक बार फिर उस तस्वीर की तरफ देखता है। उस तस्वीर की तरफ देखते हैं उसे कुछ ऐसा दिखता है जिससे उसके चेहरे एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। शकीरा जब ध्यान से उस तस्वीर की तरफ देखता है तो उसको उस तस्वीर में जो इंसान था उसकी आंखें जो कुछ जानी पहचानी लग रही थी, वो काली आंखें एकदम से अपना कलर चेंज कर लेती हैं। अब उसकी आंखें खून की कलर की तरह लाल हो गई थी। उन आंखों को देखकर शकीरा अंदर तक कँप गया। उसको मन में एक डर बैठ गया था, वो उस आंखों को कैसे भूल सकता है। शकीरा के आगे जो तस्वीर थी और वो जिस कमरे में था वो कमरा किसी और का नहीं बल्कि ठाकुर अभिमन्यु प्रताप सिंह का था, जो कि पिछले 10 सालों से कोमा में है और अभी कुछ दिनों पहले ही उसके कोमा से बाहर आने के कुछ लक्षण दिखाई दे रहे थे। पर पता नहीं अचानक ऐसा क्या हो गया था कि अभिमन्यु फिर की हालत इतनी खराब हो गई कि उसको ये से मुंबई शिफ्ट करना पड़ा। वही शकीरा अभिमन्यु के बेड के ऊपर लगी तस्वीर में उसकी काली आंखों का कलर लाल होने से अंदर तक डर गया था। उसको वो लाल आंखें किसी की याद दिला रही थी। शकीरा खुद कर डर पर काबू करके खुद से ही कहता है, ये कैसा हो सकता है। अगर मैं जो सोच रहा हूँ वो सच है तो मुझे कैसे भी करके जल्द से जल्द महाराज विकराल ने किस शरीर में जन्म लिया है उसके बारे में पता लगाना होगा और उनको बताना होगा कि उनके साथ ही उनके सांसे बड़े दुश्मन का भी दोबारा जन्म हुआ है। इतना कहकर शकीरा उस कमरे से एक हवा के जोन की तरह गायब हो जाता है। वही दूसरी आती मुंबई में अभिमन्यु प्रताप सिंह ठाकुर को एडमिट करने के बाद उनके सेहत में सुधार होने लगा था। अभिमन्यु ठाकुर जो इस वक्त एक गहरी नींद में था, जब शकीरा उसके कमरे में गया और उसने जब अभिमन्यु की तस्वीर की तरफ देखा और वो कुछ समझने की कोशिश कर रहा था,
उसे अभिमन्यु अपनी गहरी नींद में होने के बाद भी अपने बस ने देख सकता था। ना चाहते हुए भी उसके चेहरे पर एक हल्की सी डेविल स्माइल आ गई थी। भले ही वो इस वक्त कोमा में था, पर उसकी सारी शक्तियां उसके मुंबई में आते ही जागृत हो गई थी। उसका बस एक ही कारण था, वो कि श्रेया का यह मुंबई में होना। अब वो दिन दूर नहीं था जब अभिमन्यु प्रताप सिंह कोमा से बाहर आकर अपना सालों पुराना बदला लेगा। रघुवीर प्रताप सिंह को जब अपने बेटे के सेहत में हो रहे पॉजिटिव बदलाव के बारे में पता चला तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उनकी पता चला चुका था कि उनका बेटा अब कभी भी होश में आ सकता है। वो बेहद खुश थे। उनने इस बारे में जल्द ही अपने बीबी को कॉल करके बता दिया, जो कि इस वक्त अपने इकलौते बेटे अभिमन्यु प्रताप सिंह के ठीक होने के लिए हिमालय में बने एक पवित्र और दिव्य गुफा में पिछले 10 सालों से तपस्या कर रही थी। उनको जब इस बारे में पता चला तो उनने भगवान का शुक्रिया अदा किया और वो हिमालय से जल्द ही मुंबई आने के लिए रवाना हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ श्रेया इस वक्त अपने रूम में बैठकर आंखें बंद करे ध्यान लगाए हुए बैठी थी। उसने वो सब देख लिया था या उसे पता चला चुका था कि शकीरा इस वक्त राजस्थान में है और वो थोड़ी देर पहले प्रताप हवेली में था और उसको महाराज विकराल दूसरे दुश्मन का भी दोबारा से जन्म हुआ है, इस बारे में पता चल चुका है। और वो इस वक्त कैसे भी करके अपने प्रभु मालिक महाराज विकराल मानव शरीर ढूंढना चाहता है। श्रेया अपनी आंखें खोलकर एक तक अपने सामने की दीवार को देखते हुए कहती है, शकीरा तुम तब तक उस शैतान विकराल को नहीं ढूंढ पाओगे जब तक मैं न चाहूँ। वैसे भी अभी उस शैतान के जगने का समय नहीं आया, पर उसका दुश्मन तो तुम्हारे ही वजह से गहरी नींद से जाग गया है। देखते अब तुम क्या करते हो, क्योंकि तुम्हारे दुश्मन के इस वक्त के मानव शरीर यानी कि अभिमन्यु प्रताप सिंह ठाकुर को जल्द ही होश आने वाला है। इतना कहकर वो मुस्कुराने लगी। उसे बेहद प्यास लग रही थी, इसलिए वो अपना हाथ आगे करके अपने मन में बस पानी बोलती है तो उसके हाथ में पानी से भरा हुआ ग्लास आया है। वो अपनी पीकर अपने बेड पर जाके सो जाती है। वहीं दूसरी तरफ सिंघानिया मेंशन में इस वक्त सब सो रहे थे, पर कोई था जिसकी आंखें में नींद का कोई नमो निशान भी नहीं था। वो और कोई नहीं बल्कि कुलभुली खुशी थी, जो हर वक्त सबके चेहरे पर मुस्कान लाया करती थी। वो आज अपने रूम में पूरा अंधेरा करके बैठे थी। बालकनी का डोर खुला होने के कारण उस कमरे में चांद की धीमी धीमी रोशनी आ रही थी, जिससे उसको चेहरा दिखाई दे रहा था। उसके गालों पर आंसुओं के निशान थे, साथ में उसकी आंखें भी लाल हो गई थी। ऐसे लग रहा था कि वो बेहद रोई हो। उसके हाथ में एक तस्वीर थी जिसमें एक लड़का और एक लड़की थी। वो लड़का यूं ही कहीं 8 साल का होगा और लड़की 5 साल की थी। दोनों ही साथ में बेहद खुश लग रहे थे। दोनों ही किसी बात पर एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। खुशी उस तस्वीर की तरफ देखकर कहते हैं, आप मुझे ऐसे कैसे भूल सकते हो? क्या आपको कुछ भी याद नहीं है? इतना कहकर उसके आंखों में रुके हुए आंसू फिर से बहने लगते हैं। अचानक खुशी के दिमाग में कुछ आता है कि वो अपने आंसू साफ करके खुद से ही कहते हैं, कोई बात नहीं, आपको मैं याद नहीं हूँ तो क्या हुआ, मुझे तो आप याद हो ना। मैं आपको सब कुछ याद दिला दूंगी, आप बस अब देखते रहो। खुशी क्या चीज़ है? मैंने आपसे प्यार किया है, वो भी बचाव से, बस आपके ही सपने देखे हैं, तो अब मैं आपको अपना बनके ही रहूंगी। बस एक अब भाई की शादी हो जाए फिर देखना। इतना कहकर खुशी अपनी आंखें साफ करके उस लड़के के फोटो पर किस करके उसको अपने कपबोर्ड में रख देती हैं और वॉशरूम में जाके अपना फेस धो लेती हैं और बेड पर आकर लेट जाती हैं। थोड़ी ही देर में वो गहरी नींद में चली जाती हैं। दिन भर की भाग दौड़ में वो काफ़ी थक गई थी, इसलिए वो जल्द ही सो जाती हैं। खुशी के सोते ही एक काली परछाई उसके रूम में एंटर करती है। खुशी सोते वक्त अपनी खुली बालकनी बंद करना ही भूल गई थी। वो काली परछाई उसके रूम में एंटर करती है तो उसकी नज़र सबसे पहले खुशी के सोते हुए चेहरे पर चली जाती है। खुशी सोते हुए बेहद ही मासूम और क्यूट लग रही थी। वो काली परछाई की नज़र खुशी के चेहरे पर टिक सी गई थी। वो अपने कदम धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए खुशी के पास जाता है। खुशी के चेहरे पर आ रहे बाल साइड कर देता है और खुशी का बेदाग सुंदर चेहरा देखने लगता है। वो काली परछाई वही खुशी के पास लेट जाती है और उसके गालों को सहलाते हुए कहती है, डॉल, आप कितनी बड़ी हो गई हो। जब आपको लास्ट टाइम देखा तो तब आप सिर्फ 5 साल की थी। उसके बाद उतना कुछ हो गया था कि फिर कभी आपसे मुलाकात ही नहीं हो पाई। पर दिल्ली ना, अब मेरी डॉल कितनी बड़ी और खूबसूरत हो गई है। इतना कहकर वो उसके माथे पर किस कर देता है और उससे कहता है, डॉल, आप सोच रही होगी कि मैं आपको भूल गया हूँ, पर ऐसा नहीं है। भला मैं अपनी डॉल को कैसे भूल सकता हूँ? बस कुछ दिन की बात है, फिर मैं आपको अपना बनाऊंगा हमेशा के लिए।
इतना कहकर वो ऐसे ही खुशी को निहारते निहारते उसी के पास उसको हग करके दो गया। खुशी गहरी नींद में सो गई थी, इसलिए उसको इस बारे में पता ही नहीं चला। खुशी नींद में ही उस काली परछाई को टाइट हग कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ शिव के रूम में शिव को नींद ही नहीं आ रही थी। रात के 2 बजे थे। शिव अपने रूम से निकलकर अपने कार में बैठकर सीधा मेहरा विला आता है। मेहरा विला के पीछे वाले साइड पर अपनी कार रोकता है। कार से उतरकर मेहरा बिलाल के पीछे के गेट से होते हुए वो श्रेया के रूम में पहुंच जाता है। बालकनी का डोर हमेशा की तरह खुला ही था। शिव श्रेया के रूम में आकर बालकनी को डोर लॉक करता है और बेड पर जाकर श्रेया के बगल में लेट जाता है और श्रेया को उसकी कमर को पकड़कर अपने आप से सटाकर गले लगा लेता है। शिव के इसे करते ही नींद में ही श्रेया के चेहरे पर प्यारी स्माइल आ जाती है। उसे पता चल जाता है कि शिव उसके पास है। शिव जब उसके चेहरे की प्यारी स्माइल देखता है तो उसके चेहरे पर भी एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। वो उसके माथे पर किस करके कहता है, जान पता नहीं आपने ऐसा क्या है कि मैं आपके तरफ ऐसे खींचे हुए चला आता हूँ, पर कोई ना, अब आप सिर्फ मेरी हैं। शिव की नज़र श्रेया के हाथ में उसने उसको पहनाई हुई रिंग पर चली जाती है तो वो श्रेया के हाथ पर वक्स करता है और उसकी तरफ देखकर अपनी आंखों में जुनून ये कहता है, जान अब आपको मेरी होने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे पता है आने वाला समय हमारे लिए खतरों से भरा हुआ है, पर हम उससे भी सही सलामत बाहर आएंगे। इतना कहकर वो श्रेया को हग कर लेता है और अपनी आंखें बंद करके खुद से ही कहता है, इस बार नहीं विकराल, इस बार तुमको मरना ही होगा। इस बार तुम किसी श्राप में कैद नहीं होगे, बल्कि इस बार तुमको अपने प्राण त्यागने होंगे। तुम्हारे कर्मों का गड़ा बार चुका है। 100 साल पहले बाजी तुम्हारे हाथ में थी, पर उस बार ऐसा कुछ भी नहीं, वक्त का फेरा उल्टा पड़ चुका है। इस जन्म में तो तुम खुद की ही पहचान से कोसों दूर हैं और तुमको तब तक उस पहचान के बारे में पता नहीं चलेगा जब तक मेरी जान ना चाहे, और तुमको मैं इतनी आसानी से तो उस कैद से निकलने नहीं दूंगा। तब तक तो बिल्कुल नहीं, जब तक मेरी और श्रेया की शादी नहीं हो जाती। इतना कहकर शिव के डेविल स्माइल करने लगता है। वो श्रेया के बालों में हाथ फिरते हुए कब सो गया इस बारे में उसको ही नहीं पता चला। नेक्स्ट मॉर्निंग, आज की सुबह कुछ अलग ही थी। खिड़की से आते हुई सूर्य की किरणों की वजह से श्रेया की नींद धीरे धीरे खुलने लगती है। श्रेया बेड से उठने लगती है तो उसे महसूस होता है कि कोई उस मजबूती से पकड़ हुए हैं। ये एहसास होते ही वो जल्द से अपनी आंखें पूरी तरह से खोलकर देखती है तो उसके आंखों के सामने शिव का प्यार सा हैंडसम चेहरा आ जाता है। पहले तो श्रेया शिव को देखकर हैरान हो जाती है। वो एक बार शिव की देखती है जो कि उसको हग किया हुए सुकून से सी रहा है। फिर उसकी नज़र अपने रूम में लगी हुई घड़ी पर जाता है जिसमें सुबह के 7 बजे है दिखा रहा था। टाइम देखकर श्रेया को यकीन ही नहीं हो रहा था कि आज शिव उसके उठने से पहले नहीं गया, बल्कि अब तक उसको हग करके सो रहा है। श्रेया शिव के चेहरे में इतना खो गई थी कि उसको पता ही नहीं चला कब शिव ने अपनी आंखें खोली और वो उसी की तरफ देख रहा है, अपनी आंखों में शरारत लिए। इधर शिव की नींद श्रेया के हिलने से ही टूट चुकी थी। वो अपनी आंखें खोलकर देखता है तो उसके आंखों के सामने श्रेया का प्यारा सा चेहरा आ जाता है। श्रेया के बाल सोकर उठने की वजह से थोड़े बिखरे हुए थे, फिर भी वो बेहद प्यारी लग रही थी। जब शिव देखता है कि श्रेया उसको प्यार से निहार रही है, उसे उसके उठने के बारे में भी पता नहीं चला, तो उसके दिमाग में कुछ खुरापात पकने लगती हैं, जो उसके होठों पर की शरारती स्माइल से साफ पता चला रहा था। श्रेया शिव की तरफ देखती है। शिव के चेहरे पर इस वक्त दुनिया जगह का सुकून नजर आ रहा था। साथ में उसके काले छोटे बाल उसके माथे पर आ रहे थे, जिससे वो सोते हुए भी बेहद हैंडसम लग रहा था। श्रेया की नज़रें तो शिव के हैंडसम चेहरे से हट ही नहीं रही थी। शिव आगे बढ़कर श्रेया के कान के पास अपने होठ ले जाकर अपनी गर्म सांस उसके जान में सोड़ते हुए कहता है, जान कहाँ खो गई आप। शिव की गर्म सांस अपने कान के पास महसूस कर और उसकी आवाज़ सुनकर श्रेया अपने होश में आ जाती है। उसकी नज़र शिव की नज़रें से टकरा जाती है, जो कि अपनी चेहरे पर बड़ी सी स्माइल लिए उसे ही देख रहा था। श्रेया शिव को ऐसे देखने से शर्मा जाती है। उसके गाल सेब की तरह लाल हो जाते हैं। वो अपना चेहरा शिव के सीने में छुपा लेती है। शिव श्रेया को शर्माते देख के मुस्करा देता है। श्रेया को अपने बाहों में टाइटली पकड़कर शिव उसके बालों पर किस करके उसके बालों को सहलाने लगता है। थोड़ी देर वैसे ही रहने के बाद शिव श्रेया जा चेहरा अपने चेहरे के सामने करके श्रेया के आंखों में एक तक देखता है। उसे श्रेया के आंखों में लिए अपने लिए सिर्फ प्यार और प्यार ही नजर आता है। दोनों ही एक दूसरे के आंखों में खो गए थे। कब उन दोनों के होठ आपस में मिल गए ये उनकी ही नहीं पता चला।
शिव अपनी आंखें बंद करके श्रेया के होठों को चूमने लगता है। श्रेया की भी आंखें शिव के होठों को अपने होठों पर महसूस कर अपने आप ही बंद हो जाती हैं। वो भी किस में शिव का साथ देने लगती हैं। वक्त के साथ दोनों की किस डिप होती जाती है। शिव श्रेया के होठों को अपने जीभ से खोलकर उसके अपनी जिभ को उसके मुंह में ले जाता है और इसके पूरे मुंह को एक्सप्लोर करने लगता है, जिसमें श्रेया भी उसका पूरा साथ देती है। दोनों की जिभ एक दूसरे से उलझी हुई थी। दोनों ही एक दूसरे को पेशनेटली फ्रेंच किस कर रहे थे और साथ में एक दूसरे के होठों को स्मूच भी कर रहे थे। उन दोनों की किस करीब 30 मिनट तक चली। जब उन दोनों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी तो दोनों ही एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और एक दूसरे के सर से सर लगाकर खुद की सांस नॉर्मल करने की कोशिश करने लगते हैं। दोनों की ही सांसें नॉर्मल होने के बाद शिव श्रेया से थोड़ा अलग होकर उसके माथे पर किस करता है और उससे कहता है, आज की मॉर्निंग सबसे अच्छी थी, मुझे हर रोज की मॉर्निंग आज के जैसे ही चाहिए। गुड मॉर्निंग मेरी जान। इतना कहकर शिव श्रेया के दोनों गालों पर बारी बारी किस करता है, जो कि कश्मीरी सेब की तरह लाल हुए पड़े थे। श्रेया शिव से कहती है, गुड मॉर्निंग। इतना कहकर वो शिव के गालों पर किस कर बेड से उठकर बाथरूम की तरफ बढ़ जाती है। अब उसकी हिम्मत ही नहीं थी कि वो शिव से नजरें मिला के उसे बेहद शर्म आ रही थी। शिव उसके ऐसे भागने से हंसी रोक नहीं पाता और जोर से हंसने लगता है। उसकी हंसी बाथरूम में अपने शर्म को छुपाते हुए श्रेया आसानी से सुन सकती थी। शिव श्रेया से कहता है, जान अब मुझे जाना होगा, लॉन्च पर मिलेंगे, बाय। शिव ने इतना ही कहा था कि बाथरूम का डोर एक आवाज के साथ ओपन होता है। शिव जो बेड से उठकर अपनी स्लीपर पहनकर कार की चीज लेके निकलने ही वाला था, श्रेया उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है और उसको हग करती है। शिव भी उसको हग करके उसके बालों को सहलाने लगता है। श्रेया शिव से अलग होकर शिव के फेक में हाथ डालकर उसको नीचे झुकाती है, क्योंकि श्रेया शिव के बस कंधे तक ही आती थी। शिव उससे हाइट में बड़ा था। शिव के नीचे झुकने पर श्रेया शिव के माथे पर किस करती है और उससे कहती गई, अब जाओ। शिव श्रेया को टाइट हग करके वहां से चला जाता है। शिव के जाने के बाद श्रेया बाथरूम में फ्रेश होने के लिए चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ सिंघानिया मेंशन में खुशी जब सोकर उठती है तो उसके पास कोई नहीं था। वो काली परछाई खुशी के उठने से पहले ही वहां से चली गई थी। खुशी उठने के बाद अपने बगल में देखती है, उसे रात में किसका होने का एहसास हो रहा था, पर अभी वहां पर कोई नहीं था। खुशी ये खुद का बहम समझकर नजरअंदाज करके वॉशरूम में फ्रेश होने चली जाती है। आज पूरी सिंघानिया फैमिली मेहरा विला लंच लिए जाने वाली थी। मेहरा विला जाने का और एक कारण भी था, वो था कि शिव और श्रेया की शादी, जो कि अब सिर्फ 3 दिन ही दूर थी, उसके बारे में बात करनी थी। तो सब मेहरा विला जाने वाले थे और साथ में एक साथ लंच भी करने वाले थे। वहीं दूसरी तरफ शकीरा प्रताप विला से निकलने के बाद सीधा वहां से ब्लैक आइलैंड पर आता है। वहां आकर वो ब्लैक आइलैंड के बीचों बीच उस काले तलब के पास ही एक बेहद ही डरावनी गुफा थी, उसमें एंटर करता है। आज उसको उस गुफा में जाने से डर भी लग रहा था, पर बात ही कुछ ऐसी बड़ी ही थी कि उसको उस गुफा में जाना ही पड़ा, और अगर अपने डर पर काबू पाकर वहां पर नहीं गया तो आने वाले समय उसके लिए बेहद ही बुरा होने वाला था। शकीरा अपने डर पर काबू पाकर धीरे धीरे उस डरावनी गुफा में कदम बढ़ने लगता है। उस गुफा के अंदर से बेहद डरावनी आवाज आ रही थी। एक शैतान होकर भी शकीरा उस गुफा में पैर रखने से डरता था। वो गुफा भी कुछ ऐसी थी कि कोई भी शैतान वहां जाने के नाम से ही डर से कांपने लगता है। शकीरा आखिर में उस गुफा के अंत में पहुंच जाता है। उसके सामने एक पूरी तरह से काला डोर दिख रहा था, जिस पर बेहद सारे लाल खून के धब्बे दिखाई दे रहे थे, जो कि अब सूख चुके थे, पर उनका कलर अब भी वैसा की वैसा ही था, लाल। शकीरा अपने कैप्टे हाथों से अपने चेहरे पर आया हुआ पसीना पोंछ लेता है और धीरे धीरे अपने हाथ उस डोर को खोलने के लिए उठता है। वो अपने हाथ डोर के कुछ ही दूरी पर ले जाके फिर से वापस खींचता, ऐसे ही वो 2 से 3 बार करता है। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी उस डोर को खोलने की, पर उसको अंदर भी जाना था। आखिर में शकीरा खुद को मजबूत करके अपनी दोनों आंखों को कस के बंद कर डोर ओपन करता है। डोर ओपन करते ही उसके कानों में एक तेज चिक की आवाज आती है, जिसे सुनकर वो अपनी बंद आंखें खोलकर अपने सामने देखता है। अपने सामने का नजारा देखकर शकीरा अंदर तक कांप जाता है। शकीरा को जब अंदर का नजारा देखा नहीं जाता तो वो अपनी आंखें उधर से घुमा लेता है और अपने डर पर काबू पाकर इस रूम के अंदर अपने कदम रख देता है। उसके 2 कदम उस रूम के अंदर चलते ही उसके पीछे का वो काला डोर, जिस पर ढेर सारे खून के धब्बे थे, वो एक तेज आवाज के साथ बंद हो जाता है।
उसके उस रूम में एंटर होते ही उस मौजूद सभी की नज़र उसके ऊपर चली जाती है। सब उसकी तरफ ही अपनी तीखी और डरावनी आंखों से देख रहे थे। शकीरा उन सब के अपनी तरफ देख से अंदर से डर गया था, पर उसने अपने चेहरे पर थोड़ा सा भी डर शो नहीं किया। साथ में उसके बॉडी लैंग्वेज भी ऐसा किया था कि वो डरा हुआ है, ये किसी को भी समझ नहीं आता। शकीरा उन सब की गुड़ती नज़रों को इग्नोर करके सीधा उस कमरे के अंदर बने एक कमरे की तरफ बढ़ जाता है। वो उस कमरे का दौर खोलता उससे पहले ही उसके सामने दो शैतान आ जाते हैं, जो कि काफ़ी हटे कट्टे थे। उनकी आंखें का कलर खून की तरह लाल था। वैसे तो शकीरा के भी आंखों का कलर खून की तरह लाल होता, पर तब जब उसको गुस्सा आ जाता है और वो गुस्सा उसके कंट्रोल से बाहर चला जाता है। उन दो शैतानों के ऐसे अचानक अपने सामने आने से शकीरा अपने 2 कदम पीछे ले लेता है और उनकी आंखों में अपनी पूरी काली आंखों से देखता है और अपनी आवाज़ में कोल्डनेस लेकर उनसे कहता है, सामने से हटो, राजमाता से जरूरी बात करनी है। उसके इतना कहने पर भी उसके रास्ते में खड़े वो दोनों लंबे बालों वाले शैतान अपनी जगह से हटते नहीं, बल्कि अपनी लाल आंखों से उसे ही एक तक गिरने लगते हैं। उनके ऐसे देखने से और खुद को रास्ता न देते देखकर अब शकीरा को भी गुस्सा आने लगता है। उसका डर तो हवा के जैसे कहीं गायब ही हो जाता है। शकीरा को कतई मंजूर नहीं था कि कोई उसकी बात को इग्नोर करे और खासकर उसका रास्ता रोके। उसके पास भी बेहद पावर थी, पर उसकी पावर की एक लिमिट थी। पर शैतानों के महाराज विकराल से वो कम पावरफुल था। विकराल की शक्तियों की कोई लिमिट नहीं थी। वो एक बेहद ही शक्तिशाली योद्धा था, जिसे खुद देवों के देव महादेव और महाकाली से एक खास वरदान मिला था, जिसके कारण उसे सिर्फ और सिर्फ महाकाली का अंश ही मर सकता है। उसके अलावा कोई भी उसे छू भी नहीं पाएगा। जिस वजह से शैतानों में विकराल सबसे ताकतवर था और इसी के चलते उसने पूरे नकारात्मक शक्तियों को अपना गुलाम बनाया था और खुद एक शैतानों का महाराज बन गया था। शकीरा के लिए विकराल एक भगवान की समान था। वो उसके लिए कुछ भी कर सकता था। वो एक सच्चा विकराल का भक्त था। शकीरा खुद के बढ़ते गुस्से को कंट्रोल कर अपने सामने खड़े इन हटे कट्टे शैतानों को देखकर उनसे कहता है, रास्ता छोड़ो मेरा, तुम दोनों को सुनाई नहीं दे रहा है क्या? उसके इतना कहने पर भी उन दोनों पर उसका कोई असर नहीं हुआ। वो दोनों उसके सामने ऐसे खड़े थे कि उसके सामने कोई भी नहीं और उनने शकीरा की आवाज़ सुनी ही नहीं। शकीरा जब देखता है कि उन दोनों का उसके रास्ते से हटने का कोई इरादा नहीं है, तो वो अपनी आंखें बंद करता है और फिर अपनी आंखें खोलता है। इस वक्त उसकी गहरी काली आंखें सुर्ख लाल हो गई थी, जिसे देखकर एक पल के लिए सामने के दो हटे कट्टे शैतान भी डर गए थे, पर फिर भी वो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिले। शकीरा उन तरफ अपनी लाल आंखों से देखते हुए अपने चेहरे पर खतरनाक स्माइल लिए हुए अपने बाएं हाथ को हवा में ऊपर उठता है और तेजी के साथ वो हाथ उन दोनों शैतानों के सामने करता है। उसके हाथों से एक अलग ही प्रकार के काला धुआं निकलने लगता है, जो कि सीधा उन 2 शैतानों के ऊपर फैल जाता है, जिससे वो दोनों ही शैतानों के आंखों में खोप नजर आने लगता है। शकीरा इस वक्त बेहद ही गुस्से में था। उसके गुस्से की लिमिट पार हो चुकी थी। शकीरा अपने शक्तियों से अपने सामने खड़े दोनों शैतानों को एक शक्तिपास में बांध देता है। अब वो दोनों ही शैतान शकीरा के शक्तिपास में बंध चुके थे, जिससे निकलना उनके लिए नामुमकिन था, क्योंकि वो शकीरा से ज़्यादा शक्तिशाली नहीं थे। वो दोनों अपने आप को छुड़ाने का असंभव प्रयास कर रहे थे, पर अब उसका कोई भी फायदा नहीं था। शकीरा अपने गुस्से से हाय खून की जैसे लाल आंखों से उन दोनों को घूरता है और अपने चेहरे पर एक तीखी स्माइल लेके वो उस डोर को ओपन करके उसके अंदर एंटर करता है। अंदर एंटर करते ही शकीरा की लाल आंखों का कलर अपने आप पहले की जैसे गहरा ब्लैक हो जाता है और उसका गुस्सा भी छू मंतर हो जाता है। शकीरा के उस कमरे में एंटर करते ही उसके पीछे का डोर अपने आप बंद हो जाता है। शकीरा उस कमरे में कुछ कदम चलकर इस कमरे के बीचों बीच मौजूद सिंहासन के सामने आकर खड़ा हो जाता है। शकीरा अपना सर झुकाकर उस सिंहासन पर विराजमान राजकुमारी सितारा को प्रणाम करता है और वैसे ही अपना सर झुकाकर खड़ा हो जाता है। वो ये पर आया तो था शैतानों की राजमाता से मिलने पर। अब यह आके उसको पता चल चुका था कि राजमाता इस वक्त अपनी तपस्या में मग्न है। सही समय आने तक वो किसी से भी नहीं मिल सकती थी। उनके सारे काम अब राजकुमारी सितारा ही संभालती थी। सिंहासन पर बैठी शैतानों की राजकुमारी सितारा इस वक्त अपनी आंखें बंद करके साधना में लीन थी। उसके कान में जब शकीरा की आवाज़ आती है तो वो अपनी दोनों आंखों को खोलकर सामने देखती है, तो उसे अपने सामने शकीरा अपना सर झुकाए खड़ा दिखाई देता है। राजकुमारी सितारा की नज़र शकीरा को ऊपर से नीचे तक स्कैन कर रही थी।
जिससे शकीरा अनकंफर्टेबल हो रहा था, जिसे राजकुमारी सितारा अच्छी तरह से समझ गई थी, जिसे देखकर उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है। राजकुमारी सितारा देखने में बेहद ही खूबसूरत थी। उसकी आयु ज्यादा होने के कारण भी उसके फिजिकल अपीयरेंस से उसकी आगे के बारे में पता लगा पाना मुश्किल था। राजकुमारी सितारा ने खुद को तरुण दिखने के लिए बेहद सारे तप किए थे, वो बेहद ही शक्तिशाली थी। राजकुमारी सितारा शकीरा के तरफ अपनी तीखी नज़रों से देखते हुए कहती है, कहो तुम यहाँ पर के लिए आए हो? शकीरा अपनी नज़रें वैसे ही झुकाए हुए कहता है, राजकुमारी, महाराजा विकराल को जगाने के लिए मैंने मंत्र उच्चारण करना शुरू कर दिया था, पर उसमें इंद्रदेव ने बड़ा ढाली जिस वजह वो पूर्ण न हो सके, पर महाराजा विकराल की चेतना वापस आ गई है और जो संकेत मिले हैं उन्हीं के अनुसार महाराज विकराल जल्द ही अपने मानव अवतार में हमारे सामने होंगे और उनकी शक्तियां भी अब पहले से कई गुना बढ़ चुकी हैं। इतना कहकर शकीरा थोड़ी देर के लिए शांत रहता है और आगे कहता है, राजकुमारी, मुझे जो संकेत मिले हैं उसके अनुसार महाराज विकराल इस वक्त राजस्थान में हैं, इसलिए मैं जल्द ही उनको अपने साथियों के साथ ढूंढने गया था, पर मुझे वहां पर महाराज विकराल तो नहीं मिले, पर उनका दुश्मन अभिमन्यु मिला। उसकी बारी बर्थ हुआ है और शायद मेरे मंत्र उच्चारण के कारण उसकी भी चेतना वापस आ गई है और वो कुछ ही दिनों में होश में आ सकता है। आप तो जानती हैं, अभिमन्यु हमारे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा है। अगर उसको होश आया तो हमने लिए बेहद खतरा है। ऊपर से महाराज विकराल के बारे में भी कुछ पता नहीं चल रहा है। उनका अपने अस्तित्व के बारे में जानना बेहद ही जरूरी है। अब आप ही कुछ कर सकती हो, अब सब आपके ही हाथ में है। इतना कहकर शकीरा चुप हो जाता है और राजकुमारी सितारा के आगे के जवाब का इंतजार करने लगता है। राजकुमारी सितारा, जो काफी ध्यान से शकीरा की बातें सुन रही थी, जैसे ही उसने अभिमन्यु का नाम सुना तो उसके माथे पर बल पड़ गए। उसके चेहरे पर थोड़ी देर के लिए परेशानी के भाव आ गए थे, पर जल्द ही चले भी गए। शकीरा की बात खत्म होने के बाद वो टकटकी लगाए शकीरा को ही देखे जा रही थी। राजकुमारी सितारा अपने चेहरे पर गंभीर एक्सप्रेशन के साथ शकीरा की तरफ देखते हुए उससे कहती है, तुम उस अभिमन्यु की चिंता मत करो, उसे मैं संभाल लूंगी जब तक मेरा भाई को अपने अस्तित्व के बारे में पता नहीं चलता। तुम जल्द से विकराल भाई को ढूंढो। वो इस वक्त राजस्थान में है, पर तुमको उनके बारे में पता नहीं चल रहा है क्योंकि उनके आसपास एक सुरक्षा कवच से घेरा बनाया गया है, जिसके चलते हम उनके बारे में पता नहीं चल रहा है। हमें कैसे भी उनके आसपास के उस चक्र को तोड़ना होगा जो हम उन तक पहुंचाने से रोक रहा है। एक काम करो, आज ही एक यज्ञ का प्रारंभ करो जिससे हम उस चक्र को भेद सके। उसकी बात पर शकीरा अपना सर हाँ में हिलाता है और, जी राजकुमारी, आप जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा, मैं अभी यज्ञ की तैयारी करता हूँ। इतना कहकर शकीरा जल्द से जल्द उस कमरे से बाहर चला जाता है। वही राजकुमारी सितारा अभिमन्यु के जिक्र से एक गहरी सोच में चली जाती है। दूसरी तरफ सिगानिया मेंशन में सभी इस वक्त डाइनिंग टेबल पर बैठकर अपना अपना नाश्ता कर रहे थे। तभी सिगानिया फैमिली के हेड यानी कि शिव के दादा की आवाज उन सब के कानों में पड़ती है, जो कि उनसे कह रहे थे कि आज सब हम लंच पर मेहरा विला जा रहे हैं, तो सब रेडी रहना, सारा परिवार साथ में जा रहा है। शादी में अभी सिर्फ 3 दिन ही रह गए हैं, इसलिए शादी से पहले फंक्शन के बारे में बात भी हो जाएगी। जिस पर वहां बैठे सभी अपना सर हाँ में हिलाते हैं। खुशी के चेहरे पर तो ये सुनकर ही एक लंबी सी मुस्कान आ गई थी, जिसे उसके पास बैठे उसके ट्विंस ब्रदर ने अच्छे से नोटिस कर लिया था। वो उससे धीरे से पूछता है, क्या बात है, तुम तो बड़ा खुश हो रही हैं। अरे इतना खुश तो भाई को होना चाहिए, हम उनके ससुराल जा रहे हैं, तुम्हारे नहीं। रोहन की बात सुनकर खुशी के चेहरे से मुस्कान गायब हो जाती है। वो उसकी तरफ अपनी एंजल छोटी करके कहती है, अब क्या मैं खुश भी नहीं हो सकती? हाँ, माना कि भाई का ससुराल है, मन में मेरा भी तो होने वाला ससुराल ही है, पर मैं तुमको नहीं बता सकती बंदर कहीं का, पर मेरी भी तो भाभी का घर है और मैं भाभी से मिलने के लिए उतनी खुश और एक्साइटेड हूँ, समझे? उसकी बात सुन के रोहन बस हाँ में अपना सर हिलाता है और अपने मन में कहता है, खुशी मेरी प्यारी शी, मेरी छोटी बहन जो कि बस 5 मिनट ही मुझसे छोटी है, पर मैं तेरे रग रग से वाकिफ हूँ। तुम भाभी से मिलने के लिए तो इतनी खुश नहीं हो सकती, कुछ तो बात है। जरूर दाल में कुछ काला है, या हो सकता है सारी दाल ही काली है, पता लगाना होगा आखिर इस छुटकी के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। वही डाइनिंग टेबल पर बैठी सुनीता जी के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था, जिसे सोच सोच कर वो मन ही मन मुस्करा रही थी।
उनके हैं भाव से उनके बगल में बैठे उनके पतिदेव ऋषभ सिंघानिया आसानी से समझ चुके थे उनके वाइफ के दिमाग में जरूर कुछ खुरापाती चल रही है, जिस कारण ये अपने मन ही मन उस चीज के बारे में सोच सोच कर मुस्कुराए जा रही हैं। वो उनकी तरफ देखकर ना मैं अपना सर हिलाकर अपना नाश्ता करने लगते हैं। उनको अच्छे से पता था सुनीता जी का कुछ नहीं हो सकता, ये कुछ न कुछ उटपटांग हरकत करने वाली है, या फिर उन्होंने पहले ही कर दी है। ये अब आगे ही पता चलने वाला था। वहीं दूसरी तरफ विकी और वेदांत के दिमाग में कुछ अलग ही खिचड़ी पक रही थी। उनको कैसे भी करके अपने भाभी के गुड लक में रहना था, जिससे वो उन्हें उनके प्यारे बड़े भाई के गुस्से से हमेशा बचाए। इस सब से अलग शिव आराम से अपना नाश्ता कर रहा था। इस वक्त उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, पर उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा था। वो क्या ये पता लगाना मुश्किल था, पर वो श्रेया से फिर से मिलने के लिए खुश भी था। वही कबीर सिंघानिया को कब से शिव की तरफ ही देख रहे थे, उसके चेहरे को नोटिस कर रहे थे। उनको उसके चेहरे से वो क्या सोच रहा है ये बता पाना मुश्किल था, पर उनको उसकी आंखों में मेहरा विला जाने की बात सुनकर जो हल्की सी चमक आई थी वो उनसे छुपी नहीं थी। कबीर सिंघानिया बस अपने बेटे शिव को हमेशा खुश देखना चाहते थे। उनका और शिव का रिश्ता कुछ गलतफहमी के वजह से 7 साल पहले ही बिगड़ गया था, पर वो अपने बेटे शिव से बेहद प्यार करते थे। उनको उसकी हमेशा चिंता लगी रहती थी। बाकी सारे बच्चे उनके पास ही थे, इसलिए उनको उसके बारे में ज्यादा चिंता नहीं थी, पर शिव उनसे दूर था और शिव कोई आम इंसान नहीं था, इसलिए उनको उसके बारे में ज्यादा चिंता रहती थी। वो जानते थे शिव सब कुछ संभाल लेगा, पर कुछ ऐसा था जिससे उनके मन में हमेशा शिव को खोने का डर रहता था। इसलिए तो उन्होंने 7 साल पहले शिव को खुद से अलग कर अपने परिवार से अलग इंडिया भेज दिया था, क्योंकि वो अच्छे से जानते थे शिव का जन्म के लिए हुआ है। उसके जीवन का मूल उद्देश्य क्या है, शिव का इंडिया जाना, अपने फैमिली से दूर रहना, ये एक उसके लक्ष्य की तरफ का कदम था। सब ऐसे ही अपने अपने सोच में अपना नाश्ता फिनिश करके ऑफिस चले जाते हैं। कबीर जी, ऋषभ जी और शिव ऑफिस से ही मेहरा विला आने वाले थे और बाकी सब साथ में जाने वाले थे। रोहन, वेदांत और विकी नाश्ता करने के बाद अभी अभी बने हुए उनके कुछ न्यू फ्रेंड्स से मिलने चले जाते हैं। खुशी अपने कमरे में चली जाती है। दादी, नेहा जी और सुनीता जी वही हाल में बैठकर बातें करने लगते हैं। दादाजी नाश्ता करने के बाद अपने स्टडी रूम में जा चुके थे। राजस्थान में प्रताप हवेली के पीछे बने हुए एक बेहद ही सुंदर भगवान शिव के मंदिर के नीचे एक तहखाना था, जिसमें आज सुबह से किसी के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। शायद वहां कोई था जिसे सालों से बंद कर रखा था। अब वो बाहर आने की कोशिश कर रहा था, पर उसकी वो चीखने की आवाजें बाहर निकलने के लिए उसके द्वारा की गई हर एक कोशिश असफल हो रही थी। उसकी आवाज उस तहखाने के 4 दीवारों में ही दबकर कहाँ गुम हो रही थी पता ही नहीं चल रहा था। ऊपर से उसको इस पवित्र महादेव शिव के मंदिर के नीचे बंद किया गया था, जिससे वो चाहकर भी बाहर निकल नहीं सकता था और नहीं बाहर से किसी को भी उसके वहां होने के बारे में पता चल सकता था, बस उस इंसान को छोड़कर जिसने उसको वहां पर कैद किया था। वही ब्लैक आइलैंड पर काले तलब के पास वाली खतरनाक गुफा के अंदर इस वक्त एक बड़े से यज्ञ की तैयारी की जा रही थी। वो यज्ञ प्रारंभ तो हो रहा था, पर वो यज्ञ कब तक चलेगा और उसका फल कब मिलेगा इस बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता था। शकीरा उस वक्त अपने उपस्थिति में उस यज्ञ की तैयारी करवा रहा था। उसने जिन 2 शैतानों को अपने शक्तिपास में बांधा था वो भी अब उसकी हेल्प कर रहे थे। उनको उस डर भी लग रहा था, क्योंकि उनको उस शक्तिपास में बस कुछ ही पल रहने से ही कहीं 1000 गुना वेदना हुई थी। वहीं दूसरी तरफ मुंबई सिटी हॉस्पिटल में अभिमन्यु प्रताप सिंह की बॉडी अच्छे से रिपोर्ट कर रही थी, जिसके चलते उसे कभी भी हुए आ सकता था। उसकी मां जो अभी अभी हिमालय से वहां पर पहुंची थी, वो अपने साथ हिमालय से पवित्र जल लेकर आई थी, जो कि उनके 10 साल की तपस्या का फल था जो उनने अपने बेटे के लिए किया था। उन्हें कैसे भी करके अपने बेटे को जल्द से जल्द ठीक करना था, क्योंकि वो अच्छे से जानती जिस लिए उनके बेटे का जन्म हुआ है वो समय निकट आ रहा है। सुमित्रा जी, अभिमन्यु की मां और तखुर रघुवेंद्र प्रताप सिंह ठाकुर की धर्मपत्नी, अपने साथ गया हुआ उस पवित्र जल को कुछ बूंदे अभिमन्यु को पिला देती हैं। फिर उसके आंखों पर उस जल को हल्का सा छिड़क कर उसके माथे पर किस करके उसे जल्द से होश आने का कहकर उसके रूम से बाहर आकर पाने पति के पास चली जाती हैं, जो कि उस रूम के बाहर ही उनका वेट कर रहे थे। वही शिव पिछले कुछ दिनों से अपनी कंपनी नहीं जा रहा था। वो घर से ही इम्पोर्टेंट काम जो भी हो वो पूरा कर रहा था। आज जब वो कंपनी पहुंच गया था, उसके केबिन में उसके टेबल पर फाइलों को ढेर लगा था।
जिसे देखकर एक बार के लिए उसका एक बार के लिए तो सर ही चकरा चकरा गया। वो अपनी केबिन में एंटर करके अपने चेयर पर बैठकर उन फाइलों की तरफ देखकर एक गहरी सांस लेता है और अपने असिस्टेंट राघव को कॉल करके एक कॉफी मंगवा देता है। शिव उन फाइलों का अपने सामने लगा ढेर देखकर खुद से ही कहता है, अगर अभी इनको देखने बैठ गया तो मैं पक्का लंच तक अपने जन के पास नहीं पहुंच पाऊंगा, पर इन सब फाइलों को देखना भी जरूरी है। अगर आज नहीं किया तो काम फिर से बढ़ जाएगा और फिर शादी भी तो है, तो काम को लोड ज्यादा हो जाएगा। वो ये सोच ही रहा था तभी वो अपने मन में ही कहता है, काश मेरी जान की तरह मेरे पास भी शक्तियां होती जो मेरे कहने पर ही सारा काम कर देती। जैसे अभी ये मेरे सामने के ढेर सारे फाइलों को मेरे कहने बर से ही काम हो जाता। शिव इतना कहकर उन फाइलों को एक नज़र देखता है और अपना हाथ आगे बढ़ाकर एक फाइल लेके उसे पढ़ने लगता है और खुद से ही कहता है, शिव फालतू के सपने देखना बंद कर और अब ये शक्तियों के बारे में भूल जाओ और अपना काम खत्म कर, फिर जल्दी से जान के पास भी तो जाना है। इतना कहकर वो फाइलों को देखने लगता है। ऐसे ही उसकी एक फाइल देखते हुए पूरे 20 मिनट बीत जाते हैं। तो वो खुद से ही कहता है, शिव जल्द से जल्द अपने काम की स्पीड बढ़ा, इतना धीरे करोगे तो कैसे होगा। चलो शिव, अब तुम्हारे सामने का ये सारा फाइलों का ढेर जल्द से जल्द खत्म होना चाहिए। शिव ने बस इतना ही कहा था कि उसको एक फाइल कंप्लीट करने में 20 मिनट लगे थे, पर उसने बाकी सारी उसके डेस्क पर जो फाइल थी जो कि उसके पूरे डेस्क को कवर कर रही थी, उनको वो सिर्फ 30 मिनट में ही खत्म करता है और साथ में उसकी फाइल कंप्लीट करने की स्पीड कहीं ज़्यादा थी। शिव ने अब तक सारी फाइलों में जो कुछ भी काम था, जहां साइन करनी थी, कुछ करेक्शन या कुछ, सब कुछ कर दिया था। वो जब अपना हाथ अगली फाइल लेने को बढ़ता है तो उसके हाथ में कुछ भी नहीं लगता। तो वो अपनी आंखें उठाकर अपने डेस्क की तरफ देखता है तो उसे अपना पूरा डेस्क खाली लगता है। तो वो कन्फ्यूजन में अपने आसपास देखता है तो उसको सारी फाइल उसके चेयर के पास दिखती हैं, जहां पर उसने कंप्लीट हो चुकी फाइल रखी थी। अपने डेस्क पर का फाइलों का ढेर अब नीचे देखकर उसके चेहरे के एक्सप्रेशन अजीब हो जाते हैं। वो फिर अपने घड़ी में टाइम देखता है तो अभी बस 30 मिनट ही हुए हैं। ये देखकर वो अपने सर को अपने दोनों हाथों से पकड़ता है। उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा थे उसने इतनी जल्द इतनी सारी फाइल कंप्लीट कैसे कर दी। भी एक बार फिर कंफर्म करने को उन फाइलों को चेक करता है तो वो सब उसे कंप्लीट देखती हैं। लास्ट में उसके सिग्नेचर थे और जिसमें कुछ मिस्टेक थी वो फाइल साइड में थी और उसने भी उसमें क्या गलत है सब फर्स्ट पेज पर लिखा गया था। ये सब देखकर शिव अपना सर पकड़कर अपने चेयर पर बैठ जाता है। ये सब कैसे हुए यही वो समझने की कोशिश कर रहा था। तभी उसके डोर नॉक होता है तो वो अपने होश में आके बाहर जो भी था उसे अंदर आने को कहता है, कम इन। उसके कहते ही उसके वेबिन का डोर ओपन करके राघव एक हाथ में उसकी कॉफी और दूसरे हाथ में कुछ फाइल लेके आता है जिसने शिव के सिग्नेचर चाहिए थे। राघव अंदर आकर जब शिव की तरफ देखता है जो कि अभी अपने लैपटॉप और कुछ काम कर रहा था। शिव ने जब किसी राघव को अंदर आने की परमिशन दी थी तभी वो अपने होश में आके फिर से अपने कोल्ड डोरे के साथ अपना लैपटॉप लिए उसमें कुछ करने लगता है। साथ में उसके मन में भी अभी जो हुआ उसके बारे में ही चल रहा था। साथ में उसके डेस्क पर जो फाइलों का ढेर था अब वो वहां पर नहीं दिखाई दे रहा था, बल्कि वो शिव के चेयर के साइड में था। उसका तो बस एक ही मतलब था कि शिव ने सारी फाइल कंप्लीट कर ली है। पर इतनी जल्दी ये सोचकर ही राघव का सिर चकरा जाता है। वो अपनी सोच में ही शिव के डेस्क के आगे खड़ा हो जाता है। शिव जो किसी को कुछ न कहता देख वो अपनी नज़र ऊपर करके देखता है तो उसे राघव शोक में खड़ा हुआ दिखाई देता है जिसके एक हाथ में कॉफी और दूसरे हाथ में फाइल थी। शिव उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर अच्छे से समझ गया था कि वो क्या सोच रहा है। शिव कुछ देर उसको देखने के बाद उससे कहता है, राघव अब तुम्हारा सूचना हो गया हो तो मुझे मेरी कॉफ़ी मिल सकती है क्या, और साथ में ये सारी फाइल ये से के जाओ। कुछ फाइल जो साइड में रखी हैं उन्हें कुछ मिस्टेक हैं उनको कंप्लीट करने को कहो। शिव की बात सुनकर उसका असिस्टेंट राघव अपनी होश में आता है और जल्द से शिव की कॉफी उसको देते हुए अपने साथ लाई हुई फाइल उसके टेबल पर रख देता है और उससे कहता है, बॉस इसमें आपकी साइन चाहिए। शिव अपनी कॉफी का एक गुट पीता है और एक नज़र राघव देखता है को अभी भी उसने कंप्लीट की हुए फाइलों को ही देख रहा था। वो उसे एक नज़र देखकर उसने रखी हुई फाइलों को देखता है जिसमें उसके साइन चाहिए थे। अपने डेस्क पर रखी फाइल को देखकर उसके दिमाग कुछ आता है। वो बस एक देखना चाहता था वो जो सोच रहा है वो सच है या नहीं। शिव राघव को अपनी राइड वॉइस में कहता है, आज मेरी कोई मीटिंग है या नहीं।
उसकी आवाज से राघव अपने सेंस में आता और उससे कहता है, बॉस बस 10 बजे आपकी एक मीटिंग है मिस्टर शेखावत के साथ, उसके बाद आपका पूरा शेड्यूल खाली है, जैसे आपने कहा था। उसकी बात सुनकर शिव अपना सर बस हल्का सा हिला देता है और राघव को वो फाइल वहां से ले जाने को कहता है। राघव बिना कुछ कहे अपने असिस्टेंट को बुलाकर वो सारी फाइलें जो अभी शिव ने कंप्लीट की थी उसे ले जाने को कहता है। उसके साथ वो भी शिव के केबिन से बाहर चला जाता है। आखिर उसको भी देखना था कि सच में उसने फाइल इतनी जल्दी कैसे कंप्लीट की। राघव के केबिन से जाते ही शिव अपने केबिन के डोर लॉक कर देता है, साथ में सारी विंडो भी। उसके बाद वो अपने सामने रखी हुई फाइलों को एक नज़र देखता है और अपनी आंखें बंद करके कहता है, अगर मैं जो सोच रहा ही वो सही है तो अभी मेरे डेस्क पर जो फाइल है उसमें मेरी साइन चाहिए, उन सारी फाइल पर मेरे साइन हो जाए। इतना कहकर वो अपनी आंखें खोल कर देखता है। उसकी आंखें खोलते ही उसको देखता है उसके सामने रखी हुई फाइलों में एक अजीब सी पीली रोशनी पड़ती है और कुछ सेकंड बाद गायब हो जाती है, जिसे देखकर एक बार शिव की अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वो अपनी आंखें मलता है और वो उन फाइल में से एक एक फाइल देखने लगता है जिसने उसकी साइन हो चुकी थी। ये देखकर उसे सब पता चलता है। आखिर मांजरा क्या, जिस काम के लिए उसको 2 दिन लग जाते वो उसने चुटकियों में कर लिया। इसका मतलब उसके पास भी अपनी जान की तरह शक्तियाँ थी, पर उसे अब तक उसके पास कौन सी शक्तियाँ थी इस बारे में पता नहीं था। पर वो इस बात से ही खुश था कि उसके पास शक्तियाँ जिससे वो अपनी जान की मदद कर सकता था। शिव को उसके पास भी शक्तियाँ हैं, इस बात का पता चल चुका था और शिव के अपने शक्तियों को इस्तेमाल करते ही उसके बारे में दूर कहीं हिमालय में अपनी साधना में लीन इंसान को पता चल जाता है, जिससे उनके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आती है और वो इंसान अपनी आंखें बंद करते ही कहता है, तो अब महादेव के अंश को भी अपने शक्तियों के बारे में पता चल गया है। अब तो स्वयं महाकाल के दर्शन करेगा विकराल, जिसे पाप का घड़ा अब बार चुका है। उसे दोबारा जन्म ही अपने अंत के लिए दिया गया है। वो ये बात भूल गया था, इस धरा पर जो भी कोई जीवित जीव है सबका अंत है। सबको अपना कार्यकाल पूरा होने के बाद ये से जाना है, पर विकराल को तो सब पर राज करना था, तो इसी की सजा वो पिछले 100 साल से एक दिव्य आत्मा के श्राप के कारण भोग रहा था। अब उसी के हाथों उसका अंत होगा। इतना कहकर वो साध्वी इंसान अपनी आंखें खोलकर एक बार आसमान की तरफ देखता है और अपने चेहरे पर स्माइल लाकर कहता है, महादेव इस बार उस विकराल को उसकी किए की सजा मिलनी चाहिए। इतना कहकर वो तेजस्वी साध्वी अपनी जगह से उठकर वहां से कुछ ही दूरी पर बनी गुफा के अंदर चला जाता है, जहां पर एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया जा रहा था। शिव जल्दी जल्दी अपना सारा काम निपटा रहा था। वही कबीर जी और ऋषभ जी ने भी आज की उनकी दोपहर के बाद की सारी मीटिंग पोस्टपोन कर दी थी और अपना काम लंच से पहले ही पूरा किया था। मेहरा विला, श्रेया और दिया जी सर्वेंट की मदद से लंच की तैयारी कर रही थी। आज सिया पहली बार अपने हाथों से कुछ बना रही थी और सिया जी उसके पास खड़ी होकर उसको बता रही थी। थोड़ी ही देर में सारा खाना बनाकर तैयार हो गया था। अभी सिंघानिया फैमिली को आने में थोड़ा टाइम था तो सिया जी श्रेया को अपने रूम में रेडी होने को कहती हैं। श्रेया भी अपने कमरे में चली जाती है। कुछ ही समय में मेहरा विला के आगे ढेर सारी कारें एक लाइन में आके खड़ी हो जाती हैं। उसमें से सिंघानिया फैमिली निकलती है और बाकी के कार में उनके गार्ड्स थे। उनके हो पीछे शिव, उसे डैड और चाचा की कार आती है। सभी एक साथ ही मेहरा विला में एंटर करते हैं। लिविंग रूम में रणविजय जी और सिया उनका ही इंतजार कर रहे थे। आदित्य आज घर से ही अपनी कंपनी का काम संभाल रहा था। उस पर काम का ज्यादा लोड आ गया था क्योंकि मेहरा एंड रॉय कंपनी को मर्ज किया गया था, जिस अब मेहरा इंडस्ट्री का काम भी वो ही हैंडल कर रहा था। सिया जी और रणविजय जी भी उसकी मदद कर रहे थे और काफी हद तक श्रेया भी मदद कर रही थी। आदित्य इस वक्त अपने स्टडी रूम में कुछ इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। उसके साथ उसका असिस्टेंट भी था और साथ में सिया जी की असिस्टेंट प्रिया भी थी, जो कि उसको मेहरा इंडस्ट्री की पिछले साल के रिकॉर्ड देने आई थी। आदित्य का काम लगभग खत्म ही हो गया था। थोड़ी ही समय बाद सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे थे और सबको गर्म गर्म हेल्दी खाना सर्व किया गया था। श्रेया और शिव साथ में ही बैठे थे। आदित्य के पास वाली चेयर पर प्रिया बैठी थी। प्रिया तो उसके पास बैठने से फूली नहीं समा रही थी, पर कोई था जिस उससे जलन हो रही थी, पर बिना अपने चेहरे पर दिखाए वो चुपचाप अपना लंच कर रहा था। वही विकी और वेदांत तो मजे से अपना लंच एंजॉय कर रहे थे। जब से उनको पता चला था कि ये लंच उनकी होने वाली भाभी ने बनाया है, तो दोनों श्रेया की तारीफ करते नहीं थके थे।
वही शिव भी अपनी पास बैठी श्रेया की तरफ प्यार से देखकर अपना लंच कर रहा था। सभी को श्रेया ने बनाया हुआ खाना अच्छा लगता है। दादी तो श्रेया की तारीफ करते नहीं थक रही थी। वही सभी श्रेया के खाने की तारीफ कर रहे थे, जिससे शिव को अपनी पसंद पर काफी गर्व हो रहा था। थोड़ी ही देर में सबका लंच होने के बाद सभी लिविंग रूम में बैठ जाते हैं। श्रेया जो कब से खुशी के एक्सप्रेशन नोटिस कर रही थी, और उसने जब प्रिया को हरकतें देखी तो उसको उस पर बेहद गुस्सा आ गया, क्योंकि प्रिया उसके भाई को जिस तरह देख रही थी ये श्रेया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। क्योंकि उसको पहले से ही प्रिया बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, उसको उससे नेगेटिव वाइब्स आती थी, पर अपने मॉम की वजह से वो उसको कुछ नहीं कहती थी। आदित्य को भी उस चीड़ हो गई थी, पर वो कुछ कह नहीं सकता था अभी सबके बीच। सभी लिविंग रूम में बैठे थे, वही प्रिया भी उन्हीं के साथ बैठी थी। प्रिया ठीक आदित्य के सामने वाले सोफे पर बैठी थी और एक तक उसको अपने तिरछी नजरों से देख रही थी, जिससे आदित्य अनकंफर्टेबल हो रहा था, जिसे श्रेया और खुशी ने आसानी से नोटिस कर लिया था। सभी बड़े वहां पर शादी के बारे में बात कर रहे थे, कैसे सब करना है, तो वहां से सारे छोटे दूसरी तरफ जाके बैठ गए थे। प्रिया भी उन्हीं के साथ थी, क्योंकि सियाजी उसे अपनी बेटी के जैसे मानती थी। वही श्रेया, खुशी और आदित्य और शिव एक साइड बैठे थे और दूसरी साइड रोहन, विकी, वेदांत और प्रिया बैठी थी। प्रिया तो बस कैसे न कैसे आदित्य से बात करने का बहाना ढूंढ रही थी। श्रेया जो काफी टाइम से उसको नोटिस कर रही थी, उसको अब जब ये देखा नहीं गया तो वो किसी के भी नजर में आए बिना अपनी उंगली को प्रिया की तरफ पॉइंट करके गोल घूमती है। उसके ऐसे करने से प्रिया श्रेया की तरफ देखती है। जैसे ही उसकी नज़र श्रेया की नज़रों से मिलती है, वैसे ही प्रिया श्रेया के कंट्रोल में आ जाती है। श्रेया उसे अपने मन ही मन ये से जाने का ऑर्डर देती है। प्रिया वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद आदित्य गहरी सांस लेता है। वो खुद के मन में ही कहता है, इस प्रिया की बच्ची का कुछ तो कारण पड़ेगा, मैं इसे अब और नहीं झेल सकता। कैसी देखती रहती है, बेशर्म कहीं की। उसके जाते ही खुशी के चेहरे पर भी एक लंबी मुस्कान आती है, जो कि वो जल्द ही किसी के देखने से पहले छुपा लेती है, पर उसको मुस्कराते हुए श्रेया, रोहन और आदित्य ने देख लिया था। श्रेया अच्छे से उसकी मुस्कान का मतलब समझ रही थी, पर रोहन को कुछ समझ ही नहीं आया उसकी बहन ऐसे पागलों की तरह क्यों मुस्करा रही है। वही आदित्य सब समझ गया था। वो अपने मन में ही कहता है, तो मैडम को जलन हो रही थी और अभी कैसे मुस्करा रही है। सब प्रिया के वहां होने से अच्छे से बात नहीं कर पा रहे थे। उसके जाने के बाद सभी एक दूसरे हंसी मजाक करने लगते हैं। वही बाहर सभी बड़ों ने शादी कैदी करनी है, उसके बारे में सब डिस्कस कर लिया था। कल शाम को मेहंदी की रस्म होने वाली थी। उसके बाद दूसरे दिन सुबह जल्दी और रात को संगीत और तीसरे दिन फेरे होने वाले थे। जब इस बारे में शिव और श्रेया को पता चला तो दोनों ही बेहद खुश हो गए थे। उनके चेहरे से ही पता चल रहा था। वही सभी फंक्शन दोनों ही फैमिली साथ में मेहरा विलमाई करने वाले थे। श्रेया की विधि मेहरा विला से ही होने वाली थी। सब डिस्कशन होने के बाद सभी लेडीज शॉपिंग करने के लिए मॉल चली जाती हैं। शिव और उसके भाई भी उन्हीं के साथ थे। सिंघानिया फैमिली की लेडीज और उनके साथ ही सिया जी और श्रेया सभी सिंघानिया इंडस्ट्री के अंडर में आते मॉल में ही शॉपिंग के लिए आ गए थे। वैसे सिया के लिए शादी का जोड़ा और शिव का शादी का ड्रेस सभी वर्ल्ड की नंबर 1 डिजाइनर ने बना दिया था। बस अभी वो बाकी के फंक्शन के लिए अपने लिए ड्रेस लेने आई थी। नेहा जी, सिया जी और सुनीता जी उन्हीं के साथ दादी अपने अपने लिए शादी के कपड़े चूज कर रहे थे, और दूसरी तरफ खुशी और श्रेया अपने लिए दूसरे सेक्शन में ड्रेस चूज कर रहे थे। उन दोनों के साथ आदित्य और शिव थे। रोहन, विकी और वेदांत तीनों ही जेंट्स सेक्शन में अपने लिए शॉपिंग करने गए थे। शिव और आदित्य वहां पर एक साइड पर बैठे हुए थे और खुशी और श्रेया अपने लिए ड्रेस चूज कर रही थी। पिछले 1 घंटे से उन दोनों ने सारी शॉप के कपड़े अपने सामने मंगाए होंगे, पर उन लोगों को अभी भी कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था। दोनों ही कंफ्यूजन में अपने सामने रखे कपड़ों के ढेर को देख रहे थे। श्रेया को जब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था तो वो शिव को तरफ देखती है, जो कि अपने मोबाइल में कुछ कर रहा था, जिसे देखकर उसको मून बन जाता है। वो शिव को आवाज देकर अपने पास बुलाती है और अपना पप्पी जैसा फेस बनाकर उसकी तरफ देखकर कहती है, देखिए ना शिव, इतने सारे कपड़े हैं, हम समझ ही नहीं आ रहा कि हम कौन सा ले। सभी एक से बढ़कर एक हैं, प्लीज आप हमारी हेल्प कर दो ना, हम कौन सा ड्रेस ले जो हम पर अच्छा लगे। शिव को उसका क्यूट सा फेस देखकर उस पर बेहद प्यार आ रहा था। वो वहां पर रखे आउटफिट में से 5 आउटफिट साइड में कर देता है और श्रेया की तरफ देखकर कहता है,
इसे जाके ट्राई करो। श्रेया शिव ने चूज किए हुए आउटफिट देखती है तो उसे बीहू बेहद पसंद आते हैं, तो वो अपने चेहरे पर बड़ी सी स्माइल ले उसके हाथ से सारे आउटफिट लेती हैं और उससे कहती हैं, अरे अपने तो बस 5 मिनट में ही इतने अच्छे ड्रेस चूज किए हैं और मैं पिछले 1 घंटे से चूज कर रही थी, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। थैंक यू। इतना कहकर वो चेंजिंग रूम में चेंज करने चली जाती है। शिव उसकी बात पर कुछ नहीं कहता, बस मुस्कुरा देता है। तभी उसकी फोन पर किसी का कॉल आता है और वो कॉल रिसीव करने वहां से साइड चला जाता है। खुशी जो दूसरे सेक्शन में अपने लिए ड्रेस देखने गई थी, वो ड्रेस देख ही रही थी, तभी उसके पीछे से एक हाथ आता है और वहां पर रखे ड्रेसेस में से 4 ड्रेस सिलेक्ट करके उसके हाथ में पकड़ा देता है। ये सब इतने जल्दी हुआ कि खुशी को कुछ पता नहीं चला, पर जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो उसे आदित्य देखता है जो कि वहां से जा रहा था। उसकी पीठ ही सिर्फ उसको दिखाई दे रही थी। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वो खुशी खुशी वो ड्रेसेस लिए चेंजिंग रूम में ट्राई करने चली जाती है। श्रेया और खुशी उनके लिए सिलेक्ट किए हुए कपड़े लेकर चेंजिंग रूम में चली जाती है। शिव जो किसी का कॉल आने से साइड में कॉल अटेंड करने गया था, कॉल और कुछ बातें करके वो कॉल रखकर श्रेया जिस चेंजिंग रूम में गई थी उस तरफ बढ़ता है। श्रेया ने एक करके सारे ड्रेस चेंज कर लिए थे, सब उस पर काफी फब रहे थे। श्रेया चेंजिंग रूम से बाहर जी निकलने ही वाली थी कि कोई उसके चेंजिंग रूम का डोर पर नॉक करता है। श्रेया डोर ओपन करती है तो उसे अपने सामने एक सेल्स अटेंडेंस दिखती है, जिसके हाथ में एक बेहद ही खूबसूरत रेड कलर की साड़ी थी जो कि पूरी नेट की बनी हुई थी और उस पर बरकायों से कम किया गया था। साड़ी की बॉर्डर पर मोती लगे थे जो कि उस साड़ी को 4 चांद लग रहे थे। श्रेया कंफ्यूजन से उस सेल्स अटेंडेंट को देखती है तो वो सेल्स लेडी श्रेया की तरफ बड़ी सी मुस्कान के साथ देखती है और उससे कहती है, मैम ये आपके लिए है, सर ने आपको इसे ट्राई करने को कहा है। श्रेया उसकी की बात सुनकर उससे कहती है, शिव ने तुमको भेजा है, जिस पर वो अटेंडेंस अपना सर हाँ मैं हिलाकर कहती है, हाँ मैम सर ने ही मुझे भेजा है, वो ही आ रहे थे पर उनको एक इम्पॉर्टेंट कॉल आ गया था। श्रेया उस सेल्स लेडी की बात सुनकर उसके हाथ से वो साड़ी लेती है और चेंजिंग रूम के अंदर जाके डोर लॉक करके वो रेड कलर की ब्यूटीफुल साड़ी ट्राई करने लगती है, क्योंकि उसको देखती ही पसंद आई थी। श्रेया उस साड़ी को पहन ही रही थी कि उसे डोर ओपन करके किसी के आने की आहट सुनाई दी, तो वो पीछे पलटकर देखने ही वाली थी कि कौन है। तभी उसे अपनी खुली कमर पर किसी के हाथ महसूस होते हैं, जिससे एक पल के लिए तो वो घबरा ही जाती है, पर फिर उसे जानी पहचाना एहसास होता है, जिसे महसूस कर वो अच्छे से जान गई कि कौन है। इसलिए वो अपने आप को उसके बाहों में दिला छोड़ देती है। कोई और नहीं बल्कि शिव ही श्रेया को पीछे से अपने बाहों में लिए खड़ा था। श्रेया के सामने लगे मिरर पर दोनों ही एक दूसरे को देख रहे थे। इस वक्त श्रेया सिर्फ एक पेटीकोट और ब्लाउज में थी। श्रेया तो इस वक्त शिव के आंखों में ही खो गई थी, उसे इस चीज का एहसास ही नहीं था कि वो इस वक्त सिर्फ पेटीकोट और ब्लाउज में है। जब उसको एहसास होता है तो वो वही पास में पड़ा अपना दुपट्टा उठाकर खुद पर ओढ़ लेती है और शिव को तरफ चेहरा करके अपनी नजरें झुका कर खड़ी होती है। उसके तरफ देखने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। शिव उसको ऐसा करता देख उसके ठीक सामने जाके खड़ा हो जाता है और एक हाथ से उसका चेहरा ऊपर करके प्यार से उसको कहता है, जान लुक एट माई आईज, मेरी तरफ देखो जान। उसके इतना कहते ही श्रेया उसकी आंखों में देखती है, जहां पर उसे उसकी आंखों में खुद के लिए एक अथांग प्यार का सागर नजर आ रहा था, जिसे देख और उसके नखों में ही कहीं खो गई थी। शिव जब उसको ऐसे अपनी आंखों में खोटा देखता है तो उसके चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। वो उसके करीब जाकर उसके कान के पास जाके उसके कान में अपनी गर्म सांस छोड़ते हुए उससे कहता है, जान आपको मुझ पर भरोसा है ना। उसकी बात सुनकर श्रेया अपना सरजा में हिला देती है। उसकी हाथ सुनकर शिव उसके आंखों में देखते हुए कहता है, जान क्या मैं आपको साड़ी पहना दूं। उसकी बात सुनकर श्रेया के गाल लाल हो जाते हैं। वो अपनी नजरें झुकाकर अपन सर हाँ में हिला देती है। उसकी सहमति मिलने के बाद शिव आगे बढ़कर उसने जो ओढ़नी ओढ़ी थी उसे निकालकर साइड में कर देता है और श्रेया का चेहरा ऊपर करके उसे पाने आंखों में देखने को कहता है। दोनों की आंखें एक दूसरे से टकराने के बाद दोनों ही एक दूसरे के आंखों में देखने लगते हैं। शिव श्रेया के आंखों में देखते हुए उसको साड़ी पहनाने लगता है। शिव साड़ी का एक साइड अपने हाथ में लिए श्रेया के कमरे में लिपट रहा था। इस बीच शिव के हाथ का टच श्रेया को अंदर तक महसूस हो रहा था, जिससे वो कस के अपनी आंखें बंद कर देती हैं। शिव उसके पीछे जाके उसके कंधे पर अपने होठ फिरते हैं,
फिर आगे आकर उसके सीने से पल्लू डालकर उसके साड़ी के प्लेट्स बनाने लगता है। सदी के प्लेट्स बनाने के बाद उन्हें एक साथ पकड़कर उसके साड़ी के अंदर खोजता है, जिससे शिव के हाथ श्रेया को अंदर तक फिल होते हैं, जिससे श्रेया अंदर से सिहर रही थी। शिव ने श्रेया को प्रॉपर साड़ी पहना दी थी, बिल्कुल एक प्रोफेशनल की तरह। श्रेया उस रेड कलर की साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही थी। वो साड़ी नेट की होने की वजह से श्रेया की बॉडी हल्की सी रिवील हो रही थी। शिव श्रेया को प्रॉपर तरीके से साड़ी पहनाकर उसे ऊपर से नीचे देखता है। उसे सब सही लगता है तो वो उसके पीछे जाकर अपना मुंह उसके कान के पास लेकर उसके कान में अपनी गर्म सांस छोड़ते हुए उससे कहता है, "यू लुकिंग सो हॉट, जैन।" इतना कहकर वो श्रेया को पीछे से अपनी बाहों की गिरफ्त में लेता है। श्रेया अभी भी अपनी आंखें बंद करके खड़ी थी, उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी आंखें खोलने की। आज शिव के इस तरह उसे शादी पहनाने से उसे एक अलग सा ही एहसास हो रहा था। उसे लग रहा था ऐसा उसके साथ पहले बार भी हुआ है। शिव ने ऐसे ही उसको साड़ी पहले भी पहनाई हुई है। पर फिर वो खुद ही सोचती है, ऐसा कैसा हो सकता है? शिव ने तो आज पहली बार मुझे साड़ी पहनाई है, मैं भी न कुछ भी सोचती हूँ। शिव श्रेया को पीछे से अपनी बाहों में लेके अपने होठों को उसके गर्दन पर फिरा रहा था। जिस श्रेया की पकड़ अपनी साड़ी पर टाइट हो जाती है, शिव उसके गले पर किस करते करते उसके कान तक आता है और उसके कान पर किस करने लगता है। साड़ी में उसके यलोब को अपने मुंह में लेके सक करने लगता है और उस पर बाइट भी कर लेता है, जिससे श्रेया की आह निकल जाती है। शिव श्रेया को अपनी तरफ घुमाकर उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में पकड़कर उसके माथे पर किस करता है, फिर उसके आंखों पर, उसके बाद उसके दोनों गालों पर बारी बारी किस करता है और वो उसके होठों की तरफ बढ़ने ही लगता है। पर वो उसके होठों के ठीक 1 इंच की दूरी पर रुक जाता है और उसकी तरफ देखने लगता है। श्रेया की आंखें इस वक्त बंद थी, साथ में उसकी धड़कनें तेजी से धड़क रही थी। शिव की गर्म सांस श्रेया अच्छी तरह से अपने होठों पर महसूस कर पा रही थी, पर काफी टाइम तक वो शिव वैसे ही खड़ा देखती है, कुछ भी हरकत करता न देखती है। तो वो अपनी आंखें खोल कर देखती है तो उसकी काली आंखें शिव के गहरी ब्राउन आंखों से जा मिलती हैं। वो उनमें खो जाती है। शिव श्रेया को खुद की तरफ देखता देखकर आंखों ही आंखों में उससे आगे बढ़ने की परमिशन मांगता है, तो श्रेया खुद आगे बढ़कर अपने होठों को शिव के होठों पर रख देती हैं। दोनों ही एक दूसरे के होठों को पैशनेटली किस और स्मूच कर रहे थे। उनकी किस 30 मिनट तक चली। जब श्रेया को सांस लेने में दिक्कत होने लगी तो शिव उसके होठों को छोड़कर उसके गले पर किस करने लगता है। गले से होते हुए उसके कोलोरबोन पर किस करने लगता है। किस करते हुए वो उसके कोलोरबोन पर स्मूच बीप कर रहा था। श्रेया अपनी आंखें बंद करके शिव को महसूस कर रही थी। शिव थोड़ी देर उसके कॉलर बोन को किस करके उसके सामने घुटनों पर बैठ जाता है और उसकी साड़ी से जगती कमर को देखने लगता है, जो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। वो एक बार श्रेया की तरफ देखता है, जो कि अपनी आंखें बंद करके खड़ी थी। शिव अपने एक हाथ से श्रेया के पल्लू को थोड़ा सरकाकर अपने दोनों हाथों से उसकी कमर को पकड़े कि उसके पेट पर अपने होंठ फिराने लगता है। उसके ऐसे करते ही श्रेया के हाथ जो उसकी साड़ी पकड़े हुए थे वो शिव के बालों पर आते हैं। उसके बॉडी में एक कट सा लगता है। जीने महसूस कर शिव श्रेया के पेट को अपने होठ तेजी से फिरा रहा था, साथ में उसके पेट को स्मूच भी कर रहा था। शिव उसके पेट कमर से होते हुए उसकी नाभि तक आता है। शिव श्रेया के नाभि पर अपने होठ रखकर उसके नाभि पर किस करने लगता है। साथ में शिव उसके पेट पर बाइट भी कर रहा था, जिससे श्रेया की आहें निकल रही थी। शिव का जब थोड़ा सा मन बढ़ जाता है तो वो श्रेया के सामने खड़ा होकर उसके होठों पर अपने होठ प्रकेर उसको किस करने लगता है। वक्त के साथ उसकी किस पैशनेट होती आ रही थी। शिव का एक हाथ श्रेया के सर के पीछे था और दूसरा उसके पीठ से लेकर कमरे तक सहला रहा था। शिव श्रेया के मुंह में एंटर करके अपनी जिभ से उसके मुंह को एक्सप्लोर कर रहा था, जिसमें श्रेया भी उसको साथ दे रही थी। दोनों अपने किस में इतना खो गए थे कि उन दोनों का इस बात का होश ही नहीं था कि वो दोनों इस वक्त चेंजिंग रूम हैं। जब शिव के फोन पर किसका फोन आता है तब वो दोनों एक दूसरे अलग होते हैं। शिव श्रेया की तरफ देखता है, जो कि किस की वजह से अपनी बढ़ती सांस को निर्मल कर रही है। उसके होंठ किस की वजह से सुर्ख लाल हो गए हैं। साथ में श्रेया का पूरा चेहरा किसी कश्मीरी सेब की तरह रेड हो गया था, जिससे वो बेहद ही क्यूट और ब्यूटीफुल लग रही थी, जिस शिव को उस पर बेहद प्यार आ रहा था। शिव के फोन फिर से बहने लगता है तो वो श्रेया से अपनी नजरें उठकर फोन पॉकेट से निकलकर कॉलर आईडी देखता है। उसके बाद वो श्रेया की तरफ देखकर उसके बालों को सहलाते हुए उससे कहता है, जान मैं बाहर हूँ, आप चेंज कर लो, इम्पोर्टेंट कॉल है, रिसीव करना होगा।
श्रेया बस अपना सर हाँ में हिला देती है तो शिव उसके माथे पर किस करके जाने को होता है कि श्रेया शिव के सामने आती है तो शिव उसकी तरफ असमंजस से देखता है तो श्रेया अपने साड़ी के पल्लू से शिव के होठों पर लगी लिपस्टिक साफ करती है और उसके बाल और टाई सही करके उसे जाने को कहती है। उसके ऐसा करने से शिव के चेहरे पर एक प्यारी स्माइल आ जाती है। वो वैसे ही चेंजिंग रूम से बाहर जाकर एक साइड में चला जाता है और कॉल रिसीव करता है। दूसरी साइड से कुछ कहा जाता है जिसे सुनकर उसके चेहरे अभी थोड़ी देर पहले जो स्माइल थी वो गुस्से में बदल जाती है। शिव इस वक्त गुस्से से कांप रहा था। शिव को किसी का कॉल आता है जिसे उठाने के लिए वो चेंजिंग रूम से निकलकर एक साइड में आ जाता है। कॉल रिसीव करके वो जब सामने वाले इंसान की बातें सुनता है तो उसके चेहरे पर गुस्से की लेकर साफ दिखाई देने लगती है। शिव गुस्से से कांप रहा था। अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए वो अपने हाथ की मुट्ठी कस के बंद कर देता है जिससे उसकी नसें दिखने लगती हैं। शिव का गुस्सा जब कंट्रोल से बाहर होने लगता है तो वो अपने हाथ को दीवार पर मारने ही वाला था कि कोई उसका हाथ पकड़ लेता है। कब शिव को महसूस होता है कि किसी ने उसका हाथ पकड़ा है तो वो अपनी लाल हो चुकी आंखों से उस तरफ देखता है। अपने सामने खड़े इंसान को देखते ही वो उस इंसान को अपनी तरफ खींचकर अपने गले से लगा लेता है, साथ में अपनी आंखें बंद कर देता है। उस इंसान के फेंक लगते ही उसका गुस्सा गेट हो जाता है। वो अपना फ़ोन काट देता है और अपनी पकड़ उस इंसान पर टाइट कर देता है। फ्रेंड्स, आप सब समझ ही गए होंगे कि वो इंसान कौन है। वो इंसान और कोई नहीं बल्कि श्रेया होती है जो अभी अभी चेंजिंग रूम से बाहर आई थी। अपने हाथ में मौजूद कपड़े जो उसने ट्राई किए थे वो सब वो बाहर खड़ी अटेंडेंस को देती है जो अभी अभी वहां पर आई थी। वो उन कपड़ों को पैक करने को कहकर शिव की तरफ बढ़ती है। वो जब शिव को गुस्से में खुद को चोट पहुंचाते हुए देखती है तो वो जल्दी से आगे बढ़कर उसका हाथ अपने हाथ में पकड़ती है। शिव की लाला आंखें देखकर एक बार के लिए वो डर जाती है पर अगले ही पल शिव के उसके गले लगाने से वो नॉर्मल हो जाती है और अपने दोनों हाथ उसके पीठ पर रखकर उसकी पीठ को सहलाने लगती है जिससे शिव का गुस्सा कम होने में मदद हो जाती है। वो दोनों वैसे ही एक दूसरे को गले लगाए खड़े थे। उन दोनों के कुछ ही दूरी पर सारा परिवार खड़ा था। सबने शिव को गुस्से से कपता देखा था और जब उन लोगों ने श्रेया को उसके पास जाता देखा तो सब एक पल के लिए डर ही गए थे क्योंकि सब उसके गुस्से से अच्छे से वाकिफ थे। उनको डर था कि शिव गुस्से से कहीं श्रेया को चोट न पहुंचा दे, पर उनको सबको इस बारे में नहीं पता था। शिव कितने भी गुस्से में क्यों ना हो पर श्रेया को कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। नेहा जी अपने बेटे को गुस्से में देखकर घबरा गई थी और श्रेया को उसके पास जाता देख वो उसको रोकने ही वाली थी पर तब तक श्रेया ने आगे बढ़कर शिव का हाथ पकड़ लिया था जो कि वो दीवार पर मारने वाला था, जिसे देखकर सब एक पल के लिए डर ही गए थे। पर शिव के अगले एक्शन से सब हैरान और खुश भी हो गए थे। नेहा जी खुद के मन में ही कहती हैं, श्रेया मेरे बेटे शिव के लिए बिल्कुल सही है। वो उसके गुस्से को भी कंट्रोल कर सकती है। अब मुझे मेरे शिव की कोई चिंता नहीं है। मेरी बहू सब संभल लेगी। नेहा जी को श्रेया और शिव की तरफ देखकर मुस्करा रही थी। वो आज बेहद खुश थी। अब उनको शिव की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। वो समझ गई थी कि श्रेया से बेहतर शिव के लिए दूसरी कोई जीवन साथी नहीं हो सकती थी। वो बाकी सबको वहां से चलने को कहती हैं तो सब जाने को होते हैं, पर वहां दो लोग ऐसे थे जिनके दिमाग कुछ और ही चल रहा था। दोनों ही शिव और श्रेया जहां थे उनकी तरफ बढ़ जाते हैं, उनसे थोड़ा दूर खड़े होकर गला साफ करने का नाटक करता है, जिससे श्रेया और शिव जो एक दूसरे से गले लगे हुए थे वो अलग होकर उस तरफ देखते जहां से आवाज आई थी। तो उन दोनों को अपने सामने खुशी और रोहन अपने सफेद दांत दिखाते हुए नजर आते हैं और उन्हीं से कुछ दूरी पर उनकी फैमिली, जिससे श्रेया को अब शर्म आ रही थी, जिससे उसके गाल और कान हल्के से लाल हो गए थे। शिव को कोई फर्क ही नहीं पड़ा था। वो बिना किसी इमोशन के वहां पर खड़ा था। उसके सारे इमोशन सिर्फ श्रेया के सामने ही खुलकर बाहर आते थे। श्रेया अपने दोनों भाई बहन को घूर रहा था, जिससे दोनों एक पल के लिए डर जाते हैं, पर अगले ही पल खुशी कहती है, भाई आप ऐसे अपनी आंखें बड़ी करके हम जैसे मासूम बच्चे को डरा नहीं सकते। उसकी बात में रोहन भी हाँ में हाँ मिलता है। शिव उन दोनों को ऊपर से नीचे घूरता है और कहता है, तुम दोनों और मासूम हो तो मासूम की डेफिनेशन ही बदलनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे किसी भी एंगल से तुम दोनों तो मासूम नहीं लगते। उसकी बात सुनकर दोनों का ही मुंह बन जाता है। रेहान शिव से कहता है, भाई अगर आपका हो गया हो तो चले, हम कब से आपका वेट कर रहे थे। जल्दी चलो, सारी शॉपिंग हो गई है और मुझे अब जोरों की भूख लगी है।
उसकी बात पर खुशी धीरे से कहती है, भूख कर नहीं का, इसे हर वक्त बस खाना चाहिए। रोहन ऐसे खुशी को खुद में बड़बड़ता देखता है तो वो उससे कहता है, खुशी तुम ठीक तो हैं, आजकल तुम खुद में बड़बड़ती हो और बिना किसी जोक पर अकेली ही मुस्कराती हो। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, लगता है तुमको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। उसने इतना ही कहा था कि वो जब सामने देखता गई तो किसी उसे गुस्से से गुर रही थी, जैसे अभी उसको कच्चा चबा जाएगी। खुशी को गुस्से में देखकर रोहन कहता है, भाई मुझे अभी कुछ याद आया, मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर वो वहां से भाग जाता है। शिव अभी भी थोड़ा टेंशन में था। श्रेया को गले लगने से उसका गुस्सा कम हो गया था। शॉपिंग होने के बाद सभी पास के ही होटल में डिनर करते हैं। उसके बाद सब अपने अपने घर चले जाते हैं। शिव को किसी जरूरी काम था, इसलिए वो होटल से सीधा उस तरफ चला जाता है। सिंघानिया फैमिली सिंघनिया मेंशन चली जाती है। श्रेया और दियाजी आदित्य मेहरा विला चले जाते हैं। दूसरी तरफ राजकुमारी सितारा ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया था। शकीरा के साथ बेहद सारे शक्तिशाली शैतान उस यज्ञ में सम्मिलित हो गए थे, उस यज्ञ की शक्ति और भी बढ़ गई थी। वो यज्ञ जिस हेतु बसे रखा था वो जल्द ही साकार होने वाला था। शैतानों का पंडित तेजी से मंत्र उच्चारण कर रहा था। राजकुमारी सितारा, उसके साथ ही शकीरा और बाकी सारे शैतान उस यज्ञ को सफल करने के लिए अपनी शक्तियों का एक रक्षा कवच उस यज्ञ के आसपास बना देते हैं, जिससे उस यज्ञ में कोई बाधा न आए। उसी के साथ सभी ध्यान में चले गए थे। वही राजस्थान में जैसे ही ब्लैक आइलैंड पर बने काले पानी के तालाब के पास वाली खतरनाक गुफा में मंत्र उच्चारण स्टार्ट हुआ, साथ में जैसे जैसे उस यज्ञ की अग्नि बाध रही थी वैसे राजस्थान में प्रताप हवेली के पीछे बने हुए दिव्य भगवान शिव के मंदिर के बाहर बना हुआ रक्षा कवच धीरे धीरे फीका पड़ रहा था, जिस वजह से पूरे राजस्थान में का माहौल बदल गया था। राजस्थान में तूफान आया था, जोर जोर से हवाएं चलने लगी थी और साथ में तेज बारिश भी शुरू हो गई थी। राजस्थान के इतिहास में आज पहली बार ऑफ सीजन में राजस्थान में तूफान उठा था और बड़ी ही बिना वक्त की तेज बारिश शुरू हो गई थी। राजस्थान में ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति अपना कोप दिखा रही है। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा अचानक क्या हुआ कि मौसम अचानक इतना बदल गया। राजस्थान का संपर्क आजू बाजू के राज्यों से टूट गया था। वही महादेव शिव के मंदिर के नीचे के तहखाने बाहर हो रही बारिश और बाहर उठा हुआ तूफान देखकर कोई खुश हो रहा था। उसे अच्छे से पता हो कि बाहर आखिर क्या हो रहा है। मौसम ने अचानक अपना रुख क्यों बदल दिया था। वो जोर जोर से हंस रहा था। उसकी उस हंसी की आवाज तेज बारिश में कहीं गुम हो गई थी। वो शख्स खुद से ही कहता है, मैं आ रहा हूँ अपना बदला लेने, और इस बार मुझे कोई हरा नहीं सकता। इस बार मेरी शक्तियाँ पहले से भी कहीं गुना बढ़ गई हैं। अब मुझे इस दुनिया पर राज करने से कोई नहीं रोक सकता। इतना कहकर वो किसी राक्षस की बाती जोर जोर से हंसने लगा था। जिस जमीन में दरार पड़ने लगी थी, जिसका एहसास पूरे राजस्थान को हो रहा था। किसी के कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था आज अचानक ऐसे क्या हुआ कि प्रकृति का रुख ही बदल गया। सब अपने अपने घर में डरे हुए बैठे थे। वही ऐसा ही कुछ हाल ब्लैक आइलैंड के बीचों बीच बने उस काले तालाब के अंदर का था। उसने भी तूफान उठा था, जिसका आभास अच्छे से उस तालाब के थोड़ी ही दूरी पर बनी हुई खतरनाक गुफा के अंदर के लोगों हो रहा था, जिससे उन सब के चेहरे पर एक मुस्कान थी। उसी के साथ उनके मंत्र उच्चारण और भी तेज हो गए थे, जिससे उस यज्ञ की अग्नि अपना रूप बदले लगी थी। वही दूसरी तरफ राजस्थान में आई हुई आपदा का पता श्रेया और शिव को भी पता चल चुका था, और वो दोनों ऐसा क्यों हो रहा है ये भी जानते थे। श्रेया इस वक्त अपने रूम में अपनी आंखें बंद करके साधना में बैठी थी। उसके आसपास 7 रंग की रोशनी फैली हुई थी। उसी के साथ उसके होंठ लगातार हिल रहे थे, जिस कारण उसके आसपास फैली हुई वो रोशनी धीरे धीरे अपना आकार बदल रही थी। जब वो 7 रंग की रोशनी अपना रुद्र रूप धारण करती है तो श्रेया अपनी आंखें खोलकर उस रोशनी को राजस्थान की तरफ भेजती है। पलक झपकते ही रोशनी ने पूरे राजस्थान के आसमान को घेर लिया था। To be continued in a next video. Thank you for joining me on this storytelling journey. If you enjoyed today's story, make sure to give this video a thumbs up and share it with your friends. Don't forget to hit the subscribe button and the bell icon so you never miss an update. We have many more exciting stories coming your way, and trust me, you won't want to miss them. Until next time, keep dreaming and keep believing in the magic of stories. See you in the next video.